जब आपको डर लग रहा होता है और आप वो उस टाइम पे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आई थिंक वो इवेंचुअली आपको इन्वेस्टमेंट पे ऑफ ही करती है. म्यूचुअल फंड्स में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है इट इज़ वेरी लो, राइट. आई थिंक 500,000 रुपये या तो इट इज़ जो रेगुलेटर SECP ने भी उसके अंदर मैंडेट ये किया हुआ है कि आप उसके अंदर कोई बैरियर्स ना लगाएं. पीपल कैन स्टार्ट विद वॉट एवर अमाउंट, राइट. म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको डेली लिक्विडिटी ऑफर करता है कि आप आज एंटर हों, कल आप एग्जिट कर दें एंड आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. जो परसेंटेज रिटर्न 1 अरब रुपए वाले इन्वेस्टर को हम दे रहे हैं, परसेंटेज वाइज हम 5,000 वाले को इन्वेस्टर को वही देंगे. आज जो हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, वो अप टू 3% तो सेव कर सकते हैं. हाँ, ये उनकी सेविंग होगी. वैल्यू एडिशन आपने कर दी ना. जो आपका एक्सपीरियंस है, हु इज द स्मार्ट प्लेयर इन द मार्केट, किसको हम कहें अगर ये एंट्री दे रहे हैं? मैं वैसे आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड बेचारे काफी बदनाम है. उनको स्मार्ट मनी नहीं कहते. सपोज मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने अभी 50 रुपीज़ मनी मार्केट में डाले हैं, 30 रुपीज़ इनकम फंड में डाले हैं और 20 रुपीज़ स्टॉक मार्केट में डाले, स्टॉक फंड में डाले हैं. ये मेरी अभी करंट एलोकेशन है. सपोज़ मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ जिसको ये डिसीजन ही नहीं लेना कि यार ये जो 50 30 20 का जो स्प्लिट है, ये मैं इसको किस तरह चेंज करूँ, कैसे चेंज करूँ, कब चेंज करूँ, तो एसेट एलोकेशन फंड उनके लिए अच्छा है. हाउ यू कैन बेसिकली सेव टैक्सेस बाय इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, अगर इस पर थोड़ा सा बता दें. अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे तो अप टू 20% ऑफ योर टैक्स जो आप देते हैं साल में, वो आप रिफंड क्लेम कर सकते थे. जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स. आज की जो हमारी थीम है, दिस इज़ रिलेटेड टू सरमाया म्यूचुअल फंड्स. तो आज जो हमने जिनको इनवाइट किया है, ही इज़ मुस्तफ़ा पाशा. मुस्तफ़ा भाई ऑलरेडी केम टू अवर स्पेस एज वेल. बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने डिस्कशन की हुई थी. ही इज़ करेंटली वर्किंग एट लेक्सन एज वेल. सो थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन हम इन्हीं से पूछ लेते हैं. मुस्तफ़ा भाई, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू. मुस्तफ़ा भाई, थोड़ा अपने बारे में बताएंगे. थोड़ा अर्ली एजुकेशन आपकी क्या थी, कहाँ से आपने पढ़ाई की, क्या आपका डिसिप्लिन था जिसमें आपने ग्रेजुएशन वगैरह की? बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरी स्कूलिंग तो यहीं कराची से हुई थी एंड उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए बाहर गया था एंड देन मैं वापस आ गया था 2007 में. सिंस देन मैंने जो अपना काम इसी इंडस्ट्री में बेसिकली किया है, इन्वेस्टमेंट्स में, एसेट मैनेजमेंट में, ब्रोकरेज साइड पे मैंने काम किया. तो मैंने अपना स्टार्ट जो 2007 में लिया था एज एन एनालिस्ट लिया था. तो मैंने बाय साइड पे भी रिसर्च करी है. मेनली मेरा फोकस मैक्रो इकोनॉमी, बैंकिंग सेक्टर पे था. फिर मैंने सेल साइड पे भी रिसर्च करी है. फिर उसके बाद आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ डूइंग रिसर्च देन आई स्टार्टेड डूइंग फंड मैनेजमेंट. फंड मैनेजमेंट मैंने इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो ऑन द फिक्स्ड इनकम साइड मैंने किया था स्टार्ट. And I did that for several years, and then eventually I moved to where I was looking at equities as well. तो stock market के जो funds और उनकी management थी वो मैंने देखना शुरू करी थी. And then eventually it became a situation where I was more of a strategy person. के as chief investment officer, working with portfolio managers, working with our traders, working with our research analysts, और उनके लिए एक sounding board में था कि जी जो भी ideas हैं, जो भी strategy बनानी है, जो मुल्क के हालात हैं, किन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, किस कंपनीज को एक्सपोजर लेना है. तो दैट्स माय करंट रोल वेयर आई एम इन चार्ज ऑफ ओवरऑल सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. सो यू आर करेंटली चीफ इंफॉर्मेशन और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर. चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट लेक्सन ग्रुप. बेहतरीन हो गया. सो जो आपकी ग्रेजुएशन थी, वो जो डिसिप्लिन आपने चूज़ किया था, वॉज इट बाय चॉइस और या फिर मिल गया था तो आपने यही करना था? और was it I your think at interest that as well? time जब मैं वापस आया था तो आई वाज इन इकोनॉमिक्स मेजर. तो क्या कहते हैं, उस टाइम पे एसेट मैनेजमेंट का एक था कि जी द मार्केट हैड स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड बिल्डिंग. तो वहाँ पे मैंने फिर ये डिसाइड किया था कि दिस इज़ अ गुड प्लेस टू सॉर्ट ऑफ जो मेरे पास जो नॉलेज बेस थी फ्रॉम स्कूल एंड यूनिवर्सिटी को उसको यूटिलाइज़ किया जाए. तो यू नो आई एम वेरी फॉर्चुनेट. मैं तो बिकॉज आपको पता है जैसे आप भी माशाल्लाह खुद अपना बिजनेस करते हैं, मगर ये हमारी करंट जनरेशन इज़ द एंटरप्रेन्योर जनरेशन के सब अपना काम कर रहे होते हैं. तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इवन दो आई हैव वर्कड इन डिफरेंट कंपनीज, मगर आई ऑलवेज लव्ड व्हाट आई हैव डन. तो ये जो इंगेजमेंट जो डे टू डे बेसिस पे इस काम में हमें मिलती है,
मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ, शायद लोगों को इतनी नहीं मिलती अपनी डे टू डे नौकरियों में, बिकॉज़ यहाँ तो कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो मुल्क में कुछ हो रहा हो, पॉलिटिकली हो रहा हो, मैक्रो साइड पे हो रहा हो, कोई सेक्टर डेवलपमेंट हो रही हो, इंटरनेशनली कुछ भी हो रहा हो, कोई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, आपने हर चीज़ को देखना है कि हाउ डज़ इट इवेंचुअली अफेक्ट माई पोर्टफोलियो। तो इन दैट सेंस इट्स वेरी चैलेंजिंग, वेरी डायनामिक, डिसीजन मेकिंग आपके पास होती है। तो इट्स बिन अ वेरी सॉर्ट ऑफ फुलफिलिंग करियर सो फार। ज़बरदस्त। मुस्तफ़ा भाई थोड़ा लेक्सन ग्रुप के बारे में बताएंगे, बिकॉज देर आर मल्टीपल बिजनेसेस विच दे ओन, अगर थोड़ा सा ओवरव्यू आप इनका देते व्हाट दे डू। श्योर। तो लाइक आई सेड, मैं चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हूँ एट लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स। तो लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स खुद 2008-9 में स्टार्ट हुई थी। इट्स एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो माशाल्लाह वी आर मैनेजिंग अबाउट 125 बिलियन रुपीज़ अंडर डिफरेंट हमारे जो प्रोडक्ट लाइन्स हैं, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी करते हैं, एंड वी ऑल्सो डू प्राइवेट एक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। एंड लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स इज़ फुली ओन्ड बाय द लैक्सन ग्रुप। लैक्सन ग्रुप पाकिस्तान का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंग्लोमरेट्स है। बहुत वेरीड इनका एक्सपोजर है टू वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो जो आई थिंक जो नाजरीन ने शायद जो नाम सुने हुए होंगे विच आर एसोसिएटेड विद द लैक्सन ग्रुप would be Colgate Palmolive, would be Century Paper, Merit Packages, ये listed entities हैं, then McDonald's Pakistan, Express Media Group. So these are some of the sort of exposures. So Laxon Group, mashallah, they've been in Pakistan for the last 70 odd years. Generally, I think लोग जो associate करते हैं वो शायद Laxon Tobacco से करते हैं, मगर that business was exited many years ago. तो मगर अब का टबैको का तो एक्सपोजर नहीं है, मगर बहुत वेरिड एक्सपोजर है लैक्सन ग्रुप का। नहीं, कोलगेट पे तो मैंने एक आध पॉडकास्ट में गया था, तो वो भी मैं 1.5-2 साल पहले की मैंने स्टोरी बताई थी, बिकॉज आई यूज टू थिंक कि कोलगेट इज़ ए कंपनी जो कि शायद टूथपेस्ट ही बनाती है। सही है। बट लेटर व्हेन आई वेंट इनटू द फाइनेंशियल्स और मैं जब इनकी ब्रांड की उसमें गया तो आई वाज सरप्राइज कि वो एक्सप्रेस भी बना रही है, वो आप बोनस भी बना रही है, ब्राइड भी बना रही है, आपके बर्तन साफ़ करने वाली चीज़ें भी बना रही हैं, फिर पाल्मोलिव आई थिंक उनका ब्रांड है विच दे आर यूजिंग। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग यार बिजनेसेस के आप इन्वेस्ट करते हैं, वी आर द कंज्यूमर, हम ही बाय कर रहे हैं, जब हम बाय कर रहे हैं दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट इस तरह। सो वाई नॉट पीपल हु आर यूजिंग द आइटम्स इन द होम जो कि शेल्फ पे आपको डेली नज़र आती हैं, start thinking from the perspective in basically getting some sort of ownership in that particular company as well। और जब से मैंने वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गई है, टिकटॉक पे काफ़ी चल रही है, बिल्कुल। खैर उसकी रेलेवेंसी उस वक्त तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज आई पर्सनली बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी एज वेल। सिर्फ तब से अब तक कोई 200% का प्रॉफिट कोलगेट ने दिया है, ठीक है। और इस तरह के टफ हालात में जहाँ पे हमें लगता है मैक्रो इकोनॉमिकली चीज़ें काफ़ी वो जा रही हैं, बट दे हैव प्रोड्यूस एन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आई थिंक इन लास्ट ईयर और सो। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं और इस तरह के जो हालात होते हैं, आई थिंक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, पीपल, जैसे आपने हवाला दिया कि यू वांट टू गेट एक्सपोजर टू कंपनीज़ जो आपके एवरीडे यूज़ की जो आइटम बना रही होती हैं, जो आपको पता है कि हालात अच्छे हों या बुरे हों, हमने ये चीज़ें ख़रीदनी है। गेटिंग एक्सपोजर टू कंपनीज़ लाइक दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नॉर्मली, राइट, बिकॉज उनकी वैल्यूएशंस बड़ी रिच होती हैं, क्लोजली हेल्ड होती हैं, फ्री फ्लोट नहीं होता, लिक्विडिटी नहीं होती। यही टाइम्स होते हैं कि जब आप अपने साइकिल के बॉटम पे होते हैं कि आपको हाई क्वालिटी कंपनीज़ बड़ी सस्ती मिल रही होती हैं। तो वेदर इट्स कंपनीज लाइक कोलगेट या यूनिलीवर या नेस्ले या और बहुत से कंपनीज़ हैं पाकिस्तान की ब्लू चिप्स जो आज कल आपको बिल्कुल 2, 3, 4, 5 के मल्टीपल पे आपको जो मिल रही है। तो आई थिंक दिस इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक एंड ये अंडरस्टैंडेबल भी है लोगों के लिए कि जब इस तरह के हालात होते हैं फिर उस टाइम पे लोग हेजिटेट करते हैं कि जी जिस तरह के हालात हैं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, या अपने पैसे अपने पास ही रखें। मगर अगर आप इन द लॉन्ग रन देखें तो वही इन्वेस्टमेंट्स आपको पे ऑफ करती हैं कि जब आपको डर लग रहा होता है और आप वो उस टाइम पे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आई थिंक वो इवेंचुअली आपको इन्वेस्टमेंट पे ऑफ ही करती है। और एक जो सॉरी ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन पीपल नीड टू रियलाइज़ कि अगर कोलगेट 2000 रुपये का था या 1500 रुपये का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव शेयर है, और अगर कोई कंपनी 6 रुपये की है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही सस्ता शेयर है। देर आर डिफरेंट फंडामेंटल्स ऑन द बैक एंड विच आर बेसिकली ड्राइविंग द प्राइस ऑफ द शेयर। कोई अच्छी कंपनी आपको कोड़ियों के दाम शायद ना मिले, और कोई बुरी कंपनी आपको शायद फ्री में भी मिल जाए और आप उसको प्रेफर करें और अच्छी कंपनी को प्रेफर ना करें। तो अगेन जिस तरह पाकिस्तान में होता है, पीपल ऑलवेज लुक एट द प्राइस, दे डोंट लुक एट द पीछे चल क्या रहा है इनके ना
इसी तरह हमने डिज़ाइन भी प्लेटफॉर्म को ऐसे ही किया कि जितने ब्रांड्स हैं ना जो कोलगेट के अंदर हैं, कि एटलीस्ट यू गो इनटू द कोलगेट और आप ब्रांड्स में जब वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सारा कुछ नज़र आता है कि व्हाट यू नीड टू डू। चलें मुस्तफ़ा भाई, लेट्स कम बैक। एक चीज़ मैं आखिरी पूछना चाह रहा था, जो लेक्सन की जो वीसी की जो होल्डिंग्स हैं, अगर मैं स्टार्टअप्स में आपका एक्सपोजर की बात करूँ, इफ़ यू कैन नेम सम ऑफ द कंपनी जहाँ पे ये इन्वेस्टेड है। सो आई थिंक द लैक्सन वेंचर कैपिटल फंड, वैसे तो यू नो इट्स बिन अराउंड नाउ फॉर अ फ्यू इयर्स। ये बेसिकली लॉन्च हुआ था 2019 में। सो वी वर फॉर्चुनेट इन द सेंस कि जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो पहला प्राइवेट फंड लाइसेंस था वो लैक्सन ने लिया था। एंड आई थिंक टू डेट लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स इज़ द ओनली एसेट मैनेजर कंपनी इन पाकिस्तान जिसने वेंचर कैपिटल लॉन्च किया। वैसे वेंचर कैपिटल फंड्स होंगे मगर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने अभी तक लॉन्च नहीं किया। तो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट फंड्स टू लॉन्च इट। अभी जो हमारा पोर्टफोलियो इसके अंदर जो आई थिंक जो हमारी जो नोटेबल शायद जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो हमने अर्ली ऑन करी थी, एक तो हम लाहौर बेस्ड एक कंपनी है bookme.pk which started off as bus ticketing, वो लोग कर रहे थे, उसको डिजिटाइज कर रहे थे। Now they've obviously evolved into a lot of different PSL things। के टिकट्स, क्रिकेट मैचेस के टिकट आप अब तो माशाल्लाह they've grown massively over the last 4-5 years। Other than that we have another company which is mainly into women's cosmetics, Bag Gallery के नाम से एक कंपनी है जो काम करती है। देन एक टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी की कंपनी है विच इज़ बेस्ड अप नॉर्थ, रूमी के नाम से, रूमी होटल्स। आई एम श्योर यू मे हैव स्टेड इन वन ऑफ देम एज वेल। तो उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट है। देन देयर अदर्स ऑल्सो, मगर दीज वर प्रॉब्ली सम ऑफ द वंस विच पीपल मे हैव हर्ड ऑफ। और जस्ट इन केस इफ एनीवन वांट्स टू बेसिकली अप्लाई फॉर लैक्सन इक्विटी फंड, इज देयर एनी वे और प्रोसेस जिसके थ्रू आपको रीच आउट कर सकें? वेंचर कैपिटल फंड जी तो देखें, यू नो आई नो वी आर गोना टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स। तो जो पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के फंड्स होते हैं वो ट्रस्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट होते हैं। तो जो वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट एक्विटी है होता है वो क्लोज्ड एंड स्ट्रक्चर होता है। क्लोज्ड एंड स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि हम इनिशियली फ़ंड को लॉन्च करते हैं, हम पैसे रेस करते हैं फ्रॉम अ सेलेक्ट नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, और फिर इसेंशली वो फ़ंड क्लोज हो जाता है फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। फिर उसके अंदर जो फंड मैनेजर होता है जो या जो कंपनी होती है वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चलाती है। दे आइडेंटिफाई कंपनीज, दे बिल्ड द पोर्टफोलियो, उसको वो ग्रो करते हैं एंड देन इवेंचुअली एग्जिट लेके वो फंड को मैच्योर करके ख़त्म कर देते हैं एंड देन दे विल लॉन्च अनदर फंड। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम लैक्सन जो एग्जिस्टिंग फंड है उसके अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज उसका स्ट्रक्चर उस तरह का है। मगर द कंपनी डज हैव प्लान्स कि इंशाल्लाह कि वंस यू नो दिस जो हमारा इनिशियल जो फंड है इसकी हम मैच्योरिटी की तरफ जब जाएंगे, बिकॉज इट्स बिन अराउंड फॉर अराउंड 4-5 years, तो उसके बाद फिर हम फॉलो ऑन फंड्स भी लेके आएंगे, तो उसके अंदर शायद लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। दूसरी चीज़ आई जस्ट लाइक टू हाईलाइट इज़ दैट कि जैसे म्यूचुअल फंड्स में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है इट इज़ वेरी लो, राइट। आई थिंक 500,000 रुपये। तो इट इज़ जो रेगुलेटर SECP ने भी उसके अंदर मैंडेट ये किया हुआ है कि आप उसके अंदर कोई बैरियर्स ना लगाएं। पीपल कैन स्टार्ट विद वॉट एवर अमाउंट, राइट। ये जो प्राइवेट फंड्स होते हैं लाइक प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, दे आर कंसिडर्ड हायर रिस्क बिकॉज आपका पैसा लॉक रहता है, इलिक्विड होते हैं, आप एग्जिट नहीं कर सकते जब तक आपको वो मैच्योरिटी नहीं मिले फंड की। तो दे आर क्लासिफाइड एज हाई रिस्क। तो उसके अंदर फिर इन टर्म्स ऑफ जो इन्वेस्टमेंट जो लोग कर सकते हैं उसके अंदर भी कुछ शराइत होते हैं जिसको हम कहते हैं क्वालिफाइड इन्वेस्टर। तो उसकी भी एक डेफिनेशन SECP ने दी हुई है कि जी जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं उसकी इतनी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए, जो मिनिमम टिकट साइज़ है जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इट्स नॉट 5,000, इट माइट बी हायर लाइक $1 million, $2 million, राइट। तो वो थोड़ी सी डिफरेंट प्रोडक्ट है। बेहतरीन हो गया। चलें सर, लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? What is mutual fund? So I think at its basic sort of bilkul form, mutual fund is a democratic way of investment. It is a pool of money जो एक asset management company collect करती है from various investors, और उस pool को वो जमा करती है into a structure, trust जिसको हम mutual fund कहते हैं, और फिर उसके अंदर वो investments करती है। तो देर डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, डिफरेंट नोयत के होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, डिफरेंट रिस्क लेवल्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आइड से कि द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ फंड दीज डेज इज द मनी मार्केट फंड, राइट, बिकॉज इट्स लो रिस्क एंड हाई रिटर्न बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। सो हाउ इट वुड वर्क इज दैट के द एसेट मैनेजमेंट कंपनी विल लॉन्च ए मनी मार्केट फंड। वो उसकी मार्केटिंग करेंगे, अपने इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, लोगों को बताएंगे, उसको प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करेंगे, ऐप्स के थ्रू अवेलेबल करेंगे कि जी आप हमारे मनी मार्केट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। पीपल देन पुट देयर इन्वेस्टमेंट्स इनटू दैट फंड और वो उसके अंदर फीड हो जाता है। फिर वो एक पूल ऑफ मनी बन जाता है।
तो फॉर एग्जांपल एनी वन म्यूचुअल फंड में हैव 5,000 इन्वेस्टर्स, 10,000 इन्वेस्टर्स, डिपेंडिंग ऑन उसके कितने हैं, और वो हर बंदे के किसी के 5,000 डले हुए हैं, किसी के 1 अरब रुपए डले हुए हैं, किसी के 10 करोड़ रुपए डले हुए हैं. तो एनी बडी कैन कम इन टू दैट फंड विद वॉट एवर साइज. तो इसके अंदर जो डेमोक्रेटिक जो चीज़ जो हमें मिलती है वो ये है कि जो परसेंटेज रिटर्न 1 अरब रुपए वाले इन्वेस्टर को हम दे रहे हैं, परसेंटेज वाइज हम 5,000 वाले को इन्वेस्टर को वही देंगे. तो इफ वी गिविंग 10% टू द 1 बिलियन गाय, वी विल ऑल्सो गिव 10% जो 5,000 ने इन्वेस्ट किया. तो इन दैट वे वो हम इसको डेमोक्रेटिक कहते हैं कि जी परसेंटेज वाइज हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हर बंदे को एक ही रिटर्न हम देंगे. और ये जो फंड्स होते हैं, आई थिंक वन ऑफ द रीज़न वाई पीपल इन्वेस्ट इज़ बिकॉज दे आर लेड बाय सम ऑफ द क्वालिफाइड पीपल एज वेल. तो जो बिल्कुल नए लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, सो आई थिंक म्यूचुअल फंड कैन बी ए गुड वे ऑफ एंट्री इनटू द मार्केट एज वेल. बिल्कुल. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड किसके लिए अप्रोप्रिएट है, जनरली आई थिंक for 2 kinds of people it's appropriate. One is that way for people who don't have the specialized knowledge itself, right? Because mutual fund generally हमारे fund managers हम उनको कहते हैं, वो manage करते हैं, या portfolio managers हम उनको कहते हैं. तो an asset management company will employ a team जिसको हम इन्वेस्टमेंट्स टीम कहते हैं. उसके अंदर समवन लाइक मी विल वर्क अ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर. उसके अंदर आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होंगे, फिर रिसर्च टीम्स अलग होंगी, फिर उनको सपोर्ट करने के लिए पूरा बैक ऑफिस होगा, आपकी ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस का डिपार्टमेंट होगा, आईटी का डिपार्टमेंट होगा, सेल्स के लोग होंगे. तो दे ऑल वर्क टुगेदर टू सपोर्ट दिस एफर्ट. तो वो जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी फंड है, जो भी म्यूचुअल फंड है, उसकी मैनेजमेंट बेसिकली वो लोग कर रहे होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट टीम और रिसर्च टीम होती है. तो उनका काम ही यही होता है कि सुबह 9 to 6 जो वो अपने ऑफिस में होते हैं, दे आर बेसिकली लुकिंग एट मार्केट ट्रेंड्स, दे आर लुकिंग एट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, दे आर लुकिंग एट कि मैंने अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे मैनेज करना है. तो वो उसके डिसीजंस ले रहे होते हैं. और इसके अंदर बड़े इन्होंने फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर्स बनाए हुए होते हैं कि जी जो टीम्स होती हैं वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाती हैं, प्रपोजल्स डेवलप करती हैं, वो इन्वेस्टमेंट कमिटीज़ में जाती हैं, इन्वेस्टमेंट कमिटीज़ उनको असेसमेंट करके उनको अप्रूव या रिजेक्ट करती हैं, और उसकी बेसिस पे फिर आप एक्सिक्यूट करते हैं, अपना पोर्टफोलियो आप बनाते हैं अपने फ़ंड का. तो बड़ी एक स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं उसके अंदर कि जिन्होंने रिसर्च में भी काम किया हुआ है, 5-5, 10-10 साल से वो लोग, या 15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. तो देव सीन मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स, उनकी नॉलेज बेस वहाँ है, एक्सपीरियंस वहाँ है. तो एक तो ये है कि आपने बेसिकली आउटसोर्स कर दिया, राइट. तो फॉर एग्जांपल हम अगर अपने टैक्सेस फाइल करते हैं तो हम अकाउंटेंट को देते हैं, राइट. हमने अपना अगर क्या कहते हैं हमने अपना गार्डन बनाना है तो हम माली को हायर करते हैं. तो इसी तरह आपकी जो इन्वेस्टमेंट या जो आपका पोर्टफोलियो है उसके लिए भी लोग ऑफन डोंट, मगर उसके अंदर भी यू शुड हायर एन एक्सपर्ट, राइट. मगर पीपल विल ऑफन से कि नहीं जी आई विल डू इट माई सेल्फ. सो आई थिंक समवन हु डजंट हैव द नॉलेज, mutual fund is a great option for them because you are getting access to somebody like for example हमारी investment team का combined experience is over 100 years, right? So you're getting, as somebody who invests in our funds या in any other company's funds, you are getting access to that experience and that जो expertise है. The other sort of person who I think it would be appropriate for is जिसके पास time नहीं है, right? For example we वर्क, हम नौकरियां करते हैं, हमारी फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू आर डूइंग, राइट. कि आप 9 to 5 काम भी कर रहे हैं, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं. तो यू डू नॉट रियली हैव टाइम टू मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस. तो म्यूचुअल फंड आपको ये एक्सेस दे रहा है कि यू कैन आउटसोर्स दैट टू समबडी हु, उसका काम ही यही है, वो दिन रात यही काम कर रहा है. तो जिस बंदे के पास टाइम नहीं है एक्टिवली मॉनिटर करने के लिए, और जिस बंदे के पास टाइम नहीं है टू लर्न अबाउट इन डेप्थ कि जी स्टॉक मार्केट्स, एक्विटी मार्केट्स, डेट मार्केट्स, मनी मार्केट्स के बारे में, तो म्यूचुअल फंड्स इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर देम बिकॉज वन इट गिव्स यू दैट एक्सेस लाइक आई सेड टू एक्सपर्ट्स. सेकंड, इसके अंदर लिक्विडिटी का बड़ा आपको बेनिफिट होता है. नॉर्मली फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंपेयर म्यूचुअल फंड्स वर्सेस सपोज अ बैंक डिपॉजिट, नॉर्मली इफ़ यू वांट टू प्लेस with a bank and get a good return, नॉर्मल कंडीशंस में बैंक कहेगा कि जी आप मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए मेरे पास पैसे लॉक करते हैं, या लोग नेशनल सेविंग्स में रखाते हैं, यू नो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 5 साल की उसकी मैच्योरिटी है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट 10 years की मैच्योरिटी है. तो वो पैसे आपके लॉक हो गए. नाउ इफ़ कंडीशंस चेंज, मार्केट सपोज बदल गई, इकॉनमी बदल गई,
या आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई आपने सपोज़ आपने अपने कोई मास्टर्स करना है, आपने बच्चे की शादी करानी है, कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी, व्हाटएवर इट इज़, तो आपके पास अब वो एक्सेस नहीं है पैसों का। अगर आपको एक्सेस चाहिए तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। इन अ बैंक द बैंक माइट से कि जी अगर मैंने आपको 10% का रेट प्रॉमिस किया था, आप अर्ली मैच्योर करा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ 5% का रेट दूंगा, फॉर एग्जांपल। या अगर आप नेशनल सेविंग्स में से भी जाएंगे तो वहाँ पे भी सर्विस चार्जेस होते हैं कि जी हम 2-3% हम आपको चार्ज करेंगे फॉर अर्ली मैच्योरिटी। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको डेली लिक्विडिटी ऑफर करता है कि आप आज एंटर हों, कल आप एग्जिट कर दें, एंड आपको ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द अदर मेजर बेनिफिट्स कि इट गिव्स यू एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज मार्केट्स, मगर आपका पैसा लॉक नहीं होता, तो आपको जब भी पैसे अपने चाहिए आप वापस निकाल। और नॉर्मली जो कॉस्ट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस तरह एडजस्ट होती है आपकी? देखें, इसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन। एक तो अगर आप फंड इटसेल्फ की बात करें तो फंड के अंदर कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है जी, और जो रिटर्न्स जो फॉर एग्जांपल जो जैसे आप मुफैप पे आप लोग और या आप लोगों की वेबसाइट पे जैसे हैं, दोज आर रिटर्न्स दैट आर नेट ऑफ ऑल दोज चार्जेस मगर बिफोर टैक्सेस। तो एन इन्वेस्टर शुड अंडरस्टैंड एट ईच लेवल कि मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। तो फंड के अंदर क्या मेजर जो चार्जेस होते हैं वो ये होते हैं कि जी जो कंपनी मैनेज कर रही है वो अपनी एक मैनेजमेंट फ़ी लेती है, ठीक है जी, उसके ऊपर एक रेगुलेटर की फ़ी होती है जो SECP लेता है, फिर एक कस्टोडियन चार्जेस होते हैं कि जी जो एसेट्स हैं उसकी एक कस्टडी होती है, तो जो कस्टोडियन थर्ड पार्टी होता है वो अपनी फ़ीस लेती है। ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं कि जी जो पोर्टफोलियो मैनेज हो रहा है उसके अंदर बाइंग सेलिंग हो रही है तो ब्रोकर अब एम्प्लॉय होता है तो उसके चार्जेस होते हैं। तो मोटे मोटे ये चार्जेस होते हैं, हम इसको कहते हैं TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो आप जब भी किसी फ़ंड के अंदर इन्वेस्ट करें तो उसका TER आप ज़रूर देख लिया करें कि जैसे अगर आप बाय एंड लार्ज देखें कि जैसे जो इक्विटी या स्टॉक फंड्स होते हैं उनका TER हायर होता है, मेनली बिकॉज उनके अंदर मैनेजमेंट फ़ी ज़्यादा होती है। तो मे बी यू माइट सी अ स्टॉक फंड जिसका टोटल एक्सपेंस रेशियो या TER 3-4-5% के दरमियान भी हो सकता है। सो एन इन्वेस्टर शुड कीप दैट इन माइंड, बिकॉज यू माइट से कि अच्छा यार ये एक फ़ंड जो है 3% चार्ज कर रहा है टोटल, दूसरा फंड सपोज 4% कर रहा है, 1% कितना फ़र्क है। येस मे बी एक साल में आपको नहीं पता चलेगा 1% का, मगर इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, फिर वो 1% जो है ना वो कंपाउंड होते होते एट द एंड ऑफ 10, 15, 20 years आपको पता चलेगा कि जी वो काफ़ी फ़र्क आ गया। तो इट्स ऑलवेज गुड टू ट्राई टू फाइंड अ फंड जिसका TER ऑन द लोअर एंड हो, मगर यू ऑब्वियसली दिस इज़ जस्ट वन कंसिडरेशन, आप परफॉर्मेंस भी देखते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, रिलायबिलिटी देखते हैं। सो मैनेजमेंट फ़ी इज़ सेपरेट और वो जो फीस है वो टोटल एक्सपेंस रेशियो में भी नज़र आती जी, है? तो ये जो मैनेजमेंट फ़ी और ये जो सारे चार्जेस मैंने आपके बताए ये सब इकट्ठा होके हम इसको TER फिर कहते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो मैनेजमेंट फ़ी उसका हिस्सा होता है। द अदर चार्जेस एंड दिस आल्सो इंक्लूड्स फ्रंट एंड लोड एज वेल या दैट नहीं, दिस डजंट इंक्लूड, मैं उसके ऊपर बिल्कुल आता हूँ। द अदर थिंग दैट पीपल शुड बी अवेयर ऑफ कि ये बेसिकली जो मैंने अभी आपको TER और मैनेजमेंट का बताया ये बेसिकली रनिंग एक्सपेंस है आपकी इन्वेस्टमेंट का। जब एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आप इनिशियली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ऑफन जो आपने अभी मेंशन किया फ्रंट एंड लोड। व्हाट इज़ फ्रंट एंड लोड? फ्रंट एंड लोड इज़ एसेंशली कि कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, दे हायर सेल्स टीम्स, बिजनेस डेवलपमेंट जो इनकी करती हैं कि जो पैसा इकट्ठा करती हैं कंपनी के लिए, तो उनके पास सेल्स के लोग होते हैं। तो सेल्स लोगों का ऑफन जो इंसेंटिव होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम सैलरी दैट दे विल बी गेटिंग एंड कमीशन, राइट, कि सेल्स एजेंट सेल करता है तो उसको कमीशन मिलता है। जो फ्रंट एंड लोड जो चार्ज किया जाता है ऑफन इन्वेस्टर्स को, और जो लोगों के सवाल भी होते हैं, ये सेल्स एजेंट का कमीशन होता है। नाउ एज एन इन्वेस्टर आई वुड से कि you should generally try to avoid it, right? There are easy ways to avoid it, like for example अगर आप खुद किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अप्रोच करते हैं and you go to their office या you contact them and you say कि जी मैंने इन्वेस्ट करना है, technically you can get your front end load waived. There is no reason why you should be paying that load, right? So investors should be aware कि यार ये चार्ज potentially मुझे लग सकता है। Ask the asset management company, एंड ये भी आप रखें कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर रिक्वायर्ड बाय लॉ कि अगर वो आपको फ्रंट एंड लोड चार्ज कर रही हैं, दे हैव टू गिव यू फुल डिस्क्लोजर। अगर आपको कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहा और आप अपने स्टेटमेंट देखते हैं कि कोई चार्ज आया हुआ है, तो देन यू शुड
take the proper action against that. And what is the proper action? You can either you complain to the company. I'd say कि most of the times probably 90% plus cases में अगर आप कंपनी के पास जाएंगे और आप कहेंगे कि जी आपने ये मुझे चार्ज लगा दिया, आपने मुझे बताया भी नहीं, वो रिवर्स कर देंगे आपको. In case that doesn't happen, then the regulator is the relevant authority. SCCP के पास आप जाएं कि जी ये मेरे साथ हुआ है, मुझे ना डिस्क्लोजर आया ना कुछ हुआ, और कंपनी भी कोऑपरेट नहीं कर रही. नॉर्मली ना हम जो पॉलिसीज़ होती हैं म्यूचुअल फ़ंड की, उसके ऊपर ही लिखते हैं, देखते हैं कि हमने भी अपने स्टॉक मार्केट ये म्यूचुअल फ़ंड की जो लिस्ट ऑफ फंड्स की जब दिखाते हैं तो हम उस पर बताते हैं यार अप टू 3% दे कैन चार्ज फ्रंट एंड. सो वी टेक दिस कि उन्होंने चार्ज करना ही करना है क्योंकि ये हाई रिस्क फंड है या कुछ है. सो व्हाट यू आर सेइंग इज़ कि वो जो सेल्स का बंदा आपको अप्रोच कर रहा है वो चार्ज कर सकते हो और दैट इज़ देयर राइट. और ये जो डायरेक्टली आ जाते हैं और वो चार्ज भी कर लेते हैं, दैन दैट गोज़ विद द म्यूचुअल फंड इटसेल्फ. वो फिर किसी सेल्स एजेंट को नहीं चाह रहा, वो अपने पास ही रख लेते हैं. जो फ्रंट एंड लोड अगर कोई सेल्स एजेंट नहीं हो, बिल्कुल, तो इसके अंदर ये है कि इफ़ यू आस्क देम तो दे विल वेव इट. ठीक है ना. तो मोस्ट फंड्स के अंदर होता है लाइक यू सेड कि जैसे कुछ फंड्स में ज़्यादा होता है जो आपके थोड़े से स्टॉक फंड्स के अंदर होते हैं, कुछ फंड्स में कम होता है, जैसे मनी मार्केट फंड्स में अप टू 1% अलाउड होता है कंपनी को, मगर इन मोस्ट केसेस यू कैन गेट इट वेव्ड, राइट. तो मगर इफ़ द इन्वेस्टर इज़ अवेयर कि यार मैं जा रहा हूँ, सपोज मैंने खुद किसी कंपनी को अप्रोच किया, तो आप मेंशन कर दें कि जी आप मुझे फ्रंट एंड लोड नहीं लगाइएगा. लाइक इवन मैं भी खुद जब इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं भी बोल देता हूँ कि जी आप मुझे फ्रंट एंड लोड ना लगाएं. चलें, आज जो हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं ना वो अप टू 3% तो सेव कर सकते हैं. हाँ, ये उनकी सेविंग होगी. वैल्यू एडिशन आपने कर दिया. वैल्यू एडिशन होगी, ज़बरदस्त हो गया. एक चीज़ जो इस पे मैं अगर इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए म्यूचुअल फंड को हम देखें, सो व्हाट वुड यू प्रेफर कि लो ट्रांजैक्शन हो और परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेहतर हो, या परफॉर्मेंस अगर बेहतर है तो ट्रांजैक्शन को आप थोड़ा सा लेट डाउन कर दे, कोई इशू नहीं है क्योंकि यू आर गेटिंग द रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल. सो हाउ विल यू सेलेक्ट विच पर्टिकुलर फंड यू नीड टू इन्वेस्ट? So I think there are probably a few things. देखें, for the investor, ज़ाहिर track record is number one, right? कि उसने different market conditions में किस तरह perform किया है. तो overall तो पहले आप उसका फ़िल्टर लगाएं कि जी जो फंड ने year in year out किस तरह की performance दी है in terms of return to its investors. The other thing to keep in mind is obviously is that कि for example if you're investing in a stock fund की अभी बात कर लेते हैं कि जी मैंने stock market में investment करना है, आई कॉन्ट चूज़ कंपनीज माई सेल्फ, मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्टॉक फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ. आई थिंक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बड़ी चीप है, आई वांट एक्सपोजर. हाउ डू आई चूज़ अ स्टॉक फंड? एक तो पहले आप स्टॉक फंड का रिटर्न देखें कि जी पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल जितनी उसकी हिस्ट्री है, लुक एट इट, सी कि जी व्हाट हैज़ इट डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑफन टाइम्स क्या होगा कि फंड्स कैन हैव एन ऑफ ईयर. जैसे क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया बंदा, 6 महीने नहीं चला, रन नहीं बनाए. दैट्स लाइक अ फंड मैनेजर के साथ भी हो जाता है कि वो काम कर रहा होगा मगर उसकी कॉल्स दे आर नॉट वर्किंग. तो देयर मे बी पीरियड्स वेयर उसका रिटर्न डिप कर जाए, मगर यू वांट टू लुक एट इट कि यार कंसिस्टेंसी है या नहीं है. द अदर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि यू शुड नो, बिकॉज अगर आप फंड मैनेजर रिपोर्ट्स जाके देखें, आप किसी भी फ़ंड के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो गो लुक एट इट, उसकी वेबसाइट पे जाएं, उस कंपनी की उस फंड का फंड मैनेजर रिपोर्ट खोलें एंड लुक एट द फंड मैनेजर रिपोर्ट्स, लुक एट हु इज़ मैनेजिंग द फंड एंड सी कि वो बंदा कब से उस कंपनी के साथ है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ क्या है. देन इट्स वेरी इजी दीज डेज, आप फिर उस बंदे का प्रोफाइल लिंक्डइन पे निकाल लें, राइट. उसने सपोज कंपनी ए में काम किया हुआ है, फिर देखें अच्छा इसने कंपनी बी और सी में काम किया है, वहाँ जाके उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें. बिकॉज इवन अगर आप फंड का ट्रैक रिकॉर्ड सपोज आप देख रहे हैं, मगर आपको शायद ये इमीडिएटली ऑब्वियस नहीं होगा कि ये ट्रैक रिकॉर्ड किसने बनाया है. कंपनी तो शायद एक है, मगर पोर्टफोलियो मैनेजर्स कम एंड गो, चेंज भी तो हो जाते हैं ना लोग. हर फंड का अपना फंड मैनेजर होगा. बिल्कुल, और वो फंड मैनेजर कैन गो फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, और वो इंडस्ट्री छोड़ दे, मुल्क छोड़ दे. तो यू शुड ऑल्सो नो कि आपका फंड मैनेजर कौन है, इसकी हिस्ट्री क्या है, right? So that's one thing other. And that is basically you can find in the fund manager report में लिखा होगा फंड मैनेजर का नाम, ये फंड मैनेजर. तो आप you can look up his track record, आप उसको थोड़ा सा बंदे को थोड़ा सा रिसर्च करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये कंपनी ए में था फ्रॉम 2020 to 23, उससे पहले ये कंपनी बी में था, सी में था. मैं इसका थोड़ा सा देख लेता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है दूसरी कंपनीज में. इफ़ ही इज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग एट डिफरेंट कंपनीज, दैट मीन्स कि यार आई वॉन्ट टू बी विद दिस फंड मैनेजर, ये हर जगह जाके परफॉर्म करता है बंदा. The other thing is, which is important, is that कि you need to make an assessment कि जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हुआ है उस स्टॉक फंड का, वो आपकी शायद थिंकिंग से मैच करता है या नहीं करता.
राइट. सो यू कैन ऑफन फंड मैनेजर रिपोर्ट्स में क्या डिस्क्लोज हुआ होगा, टॉप 10 होल्डिंग्स आपकी डिस्क्लोज हुई होंगी, विच ऑफन डिपेंडिंग ऑन द फंड मे बी 40 to 60% ऑफ द पोर्टफोलियो तो वही होता है. ठीक है ना. देन मे बी 30-40% दूसरी चीज़ें होती हैं. फिर उसके अंदर सेक्टर एलोकेशंस भी दी हुई होती हैं कि मैंने सीमेंट में इतना एक्सपोजर लिया हुआ है, टेक में इतना लिया हुआ है, बैंक्स में इतना लिया हुआ है, एक्सेट्रा. तो दैट इज़ समथिंग दैट यू मे ऑल्सो वांट टू लुक एट, राइट. कि जी इफ़ फॉर एग्जांपल यू लुक एट द टॉप 10 ऑफ अ स्टॉक फंड और उसके अंदर ऐसी कंपनीज हैं विच यू नॉट हर्ड ऑफ, then there either two things are happening there. One, either that fund manager is super focused on alpha, right, कि वो बिल्कुल out of the box वाली कंपनीज जाके निकाल रहा है. तो फिर आप alpha is basically generating return in excess of market. तो अगर मार्केट रिटर्न 10 है और आपने 15 जनरेट किया अपने फंड में, 5% आपने अल्फा कमाया इन्वेस्टर्स के लिए कि आपने मार्केट से ऊपर रिटर्न. सो यू कैन अप्लाई टू दीज ऑल द फंड्स एज वेल अल्फा इन टर्म्स ऑफ, आई मीन हमारा जो बेंचमार्क भी होता है जनरली KC 100 इंडेक्स होता है स्टॉक फंड्स के लिए. मोस्ट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फंड, शायद कोई KC 30 शायद फॉलो कर रहा हो एक का दुक्का, मगर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फंड्स अपने आप को बेंचमार्क करते हैं 100 से. ठीक है जी. तो एज एन इन्वेस्टर यू माइट वांट टू देन लुक किया ठीक है वर्सेस 100 परफॉर्मेंस अप एंड डाउन कितनी हो रही है. सो यू ऑल्सो वॉन्ट टू लुक एट कि वेर इज़ इन्वेस्टिंग, राइट. तो आइदर यू कैन सी के फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि जी उसने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं विच आई हैव नेवर हर्ड ऑफ और आर सुपर लिक्विड या दे आर सुपर स्पेक्यूलेटिव, then maybe if you're a more conservative investor, you're a long-term investor, you may think, yeah, this fund is not for me. I maybe want to be in a fund जो ज़्यादा डिविडेंड पेइंग हो, ब्लू चिप कंपनीज हों, लिक्विड हों, ताकि उस फंड के अंदर रिस्क इनहेरेंटली कम है कि जी अगर मुझे डिविडेंड भी मिल रहा है तो रेगुलर पेमेंट आ रही है फंड के अंदर. ठीक है जी. वो लिक्विड भी हैं तो अगर कुछ चीज़ ख़राब हुई मार्केट में तो फंड मैनेजर अपनी पोजीशंस को जल्दी एग्जिट भी कर देगा और पैसे वापस मिल जाएंगे, राइट. बिकॉज एज एन इन्वेस्टर ये जो पूल बनता है इसके अंदर एक चीज़ समझने की होती है कि ये इस पूल में से पैसे आते जाते रहते हैं, जिसको हम इन्वेस्टमेंट और रिडेम्पशन कहते हैं. इन्वेस्टमेंट हम उसको कहते हैं जो हमारे पास पैसा इन हो रहा है फंड के अंदर, रिडेम्पशन हम उसको कहते हैं जो पैसा हमारे पास से आउट हो रहा है. स्टॉक फंड में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके फंड में रिडेम्पशन होना शुरू हो जाए आप उस रिडेम्पशन को मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो अगर आपके पोर्टफोलियो में सारी इलिक्विड कंपनीज आपने रखी हुई जो ट्रेड नहीं होती या बहुत कम ट्रेड होती हैं, थिन ट्रेडिंग होती है, तो अगर सपोज़ एक दिन सपोज़ आपका कोई बड़ा इन्वेस्टर आ गया जो आपका 10-20% सपोज़ आपका होल्ड करता है फंड का, उसने कहा मेरे पैसे वापस दे दें. अब आपने तो कैश जनरेट करना है, लिक्विडिटी जनरेट करनी है, और आपके अगर सारी बड़ी होल्डिंग्स इलिक्विड हैं तो अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे क्या कि आप मार्केट में जाके मारेंगे वो स्टॉक्स और ये को. क्या यही रीज़न है कि हम स्टॉक फंड या इस तरह के फंड्स इस तरह की प्राइम ब्लू चिप कंपनीज में नहीं देखते, जिस तरह कोलगेट हो गया, यूनिलीवर हो गया, I think वो इलिक्विड है. that is one element because म्यूचुअल फंड की जो नेचर है वो, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि उसकी लॉन्ग टर्म एसेट है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, राइट. बिकॉज लॉन्ग टर्म एसेट मतलब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें विच इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, या आपका प्लान लॉन्ग टर्म होता है. शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मेरे पास जो इन्वेस्टर है वो डे टू डे बेसिस पे निकल सकता है. तो म्यूचुअल फंड को वो दोनों चीज़ें मैनेज करनी है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ विद अ 1 year horizon, 3 year horizon, 5 year horizon, मगर मेरे जो पैसे निकल सकते हैं वो डे टू डे निकल सकते हैं. तो आप उन चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं? तो ऑफन टाइम्स में अगर आप देखें इन्वेस्टर्स कि जिस दिन सपोज मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो कि जी मार्केट एकदम से सुबह खुली और सपोज 1000 पॉइंट प्लस हो गई, या मार्केट खुली और आपने देखा कि ट्रेडिंग हो रही है, स्टेबल है मार्केट, एकदम से प्रेशर आया मार्केट के अंदर, वो 500,000 पॉइंट डाउन हो गई. अगर आप डे एंड के नंबर्स जब निकाल के देखेंगे ना, ऑफन हुआ क्या होगा कि उन अप डेज पे म्यूचुअल फंड की बाइंग हो रही होगी या डाउन डेज पे म्यूचुअल फंड की सेलिंग हो रही होगी. तो इसके अंदर हो क्या रहा है? अप डे पे बेसिकली म्यूचुअल फंड के पास पैसा आया, कोई बड़े इन्वेस्टर या कोई बड़े इंस्टीट्यूशन ने सपोज पैसे बांट दिए 5 अरब रुपए डिफरेंट फंड्स के अंदर. अब म्यूचुअल फंड के पास एकदम से पैसा आ गया, उसने बाइंग करनी है. सेम इज़ ऑन दी ऑपोजिट एंड कि जी सपोज कोई बड़ा इन्वेस्टर आके उसने कहा कि जी मेरे पैसे वापस दे दें, उसने सपोज 5-6 फंड से रिडेम्पशन कर दी, आपकी 2-3-4 अरब जितने भी रिडेम्पशन आ गई. अब फंड को तो माल बेचना है, अब उसको रिडेम्पशन भी देनी है द नेक्स्ट डे, तो उसने तो कैश तो इमीडिएटली जनरेट करना है. तो उसने तो कहा कि जो भी प्राइस है मारो, तो उस दिन उसने मार्केट गिरा दी. तो ये थोड़े से आई थिंक
पिटफॉल्स हैं या जो चीज़ें लोगों को अंडरस्टैंड करनी जो चाहिए। आपका एक्सपीरियंस है, हु इज़ द स्मार्ट प्लेयर इन द मार्केट? किसको हम कहें अगर ये एंट्री दे मैं रहा है? वैसे आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड्स बेचारे काफ़ी बदनाम हैं वैसे। अभी उनको भी इस smart money कमेंट्स में नहीं आएंगे कहते। कि 2017 में देखे ने मैंने इन्वेस्ट किया था तो इतने, वो तो मार्केट के साथ हाँ, रैली कर रहा है। लेकिन मैं वैसे अगर जनरली बात करूं, इफ़ आई नीड टू लुक एट कि यार कौन सा स्मार्ट प्लेयर है जो कि स्मार्टली खेल रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि फिपी लिपी में तो डेली हमारे पास आ रही होती है ना, जी, जी। कभी ब्रोकर्स बाय कर रहे होते हैं, कभी सेल कर रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड की बाइंग सेलिंग होती है, फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग होती है। तो कौन सा ऐसा स्पेसिफिक फिपी लिपी के अंदर एलिमेंट है जो आपको लगता है यार अच्छा इसकी एक्टिविटी को ज़रा थोड़ा क्लोजली देखना चाहिए, बिकॉज ये अगर पोजीशन अगर ले तो कंपैरेटिवली मार्केट बेहतर परफॉर्म कर लेगी? आई थिंक इसके अंदर प्रॉब्ली वेरिइंग ओपिनियंस होंगे। एक साइड पे आपके पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिसके अंदर इंश्योरेंस, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, दीज आर द बिग इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्ट करते हैं। ऑन द अदर साइड जो मार्केट में लिक्विडिटी या जो वॉल्यूम ड्राइव करते हैं वो एसेंशियली इंडिविजुअल्स करते हैं। तो इसके अंदर ऑफन टाइम्स जो लोग सिग्नलिंग लेते हैं कि जी मार्केट आगे गिरेगी या चढ़ेगी, वो बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बाइंग एंड सेलिंग को देखते हैं। बिकॉज लोग, आई थिंक मार्केट में शायद तासुर ये होता है कि उनके पास नॉलेज अच्छी होती है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास एक्सेस होता है। तो अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अगर एग्रेसिवली कुछ चीज़ कर रहे हैं, बाय या सेल, तो दैट मे गिव्स पीपल अ हिंट या अ सिग्नल कि जी इस तरफ हम चलते हैं। तो जनरली मार्केट में ये एक तासुर है कि जी आप H&Ws को वॉच करें, वो जो काम कर रहे हैं ना उसके पीछे जाएं। सही है। मैंने जो अभी जो आपने बातें की है ना, ये सरमाया के ऊपर जब मैं बना रहा था ना, तो म्यूचुअल फ़ंड से ही मैंने स्टार्ट किया कि म्यूचुअल फ़ंड कैसे काम कर रहे होते हैं। पहले क्या होता था ना, मैं PDF में जाके खोल के देखता था कि इनकी फ़ंड होल्डिंग क्या है, इनके फ्रंट एंड लोड क्या है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ ना, हमने उसको सेंट्रलाइज़ कर दिया। अभी सरमाया.pk में म्यूचुअल फ़ंड के अंदर आप जाएंगे ना, सारा डाटा आपको एग्रीगेटेड एक ही जगह पे मिलेगा। अभी काफ़ी लोग जो ऑलरेडी डिफरेंट फ़ंड पे अपना एनालिसिस भी करना चाहें वो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैंने 2-3 आइडियाज़ मुझे अब आ गए आपकी डिस्कशन से, ये बाय द वे हमने ना शायद उसको अपडेट नहीं किया बाद में, लेकिन हम फ़ंड मैनेजर का नाम ना हर फंड के साथ लिखते हैं। अच्छा। हमने बताया हुआ है कि ये फ़ंड बना कब था, फ़ंड की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ नैव्स क्या थी, फ़ंड ने कितने पे आउट्स कब दिए हुए थे, दो फंड्स का आपस में कंपैरिजन क्या है, फंड्स की टोटल एक्सपेंस रेशो क्या है, कितना अप फ्रंट चार्ज करते हैं, फ्रंट की कंपोजिशन इस वक्त क्या है, रिसीवेबल कितने हैं, इक्विटी में कितने हैं या टी बिल्स में कितने इन्वेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको सरमाया.pk पे मिलेंगी। बिल्कुल। जो 2 आइडियाज़ मुझे यहाँ से आए हैं ना कि एक तो फंड मैनेजर की हिस्ट्री कि आप उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल दें और एक समरी दे दें कि ये फंड मैनेजर इस फंड्स में रहा था और इफ़ पॉसिबल जिस फंड्स को वो मैनेज कर रहा था उसका रिटर्न्स कितने थे, एक ही जगह पे आपको मिल जाए। और मेरे ख्याल में फ़ंड मैनेजर का भी एक डाटा होना चाहिए कि रादर दैन लुकिंग एट द फंड्स, लुक एट द फंड मैनेजर डाटा कि जहाँ जहाँ वो रहे हैं उनकी हिस्ट्री क्या थी परफॉर्मेंस की। इसका मतलब अगर हिस्ट्री अच्छी थी और आज जहाँ काम कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली ये फ़ंड आपको बेहतर रिटर्न देगा। और उस फंड में भी एक हिस्ट्री हो रही होगी कि किस किस फंड मैनेजर ने इस पर्टिकुलर फंड पे काम किया है। दूसरा आइडिया जो मुझे आया था वो आया है अल्फ़ा का। जी। अब होता क्या है ना कि हमारे लिए ये ढूंढना बहुत मुश्किल है कि कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड में जिस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अल्फ़ा जो आप वो कह रहे हैं, क्योंकि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्टफोलियो ट्रैकिंग है ना उसको भी हमने KC 100 के साथ मैप किया हुआ है। मेरी अपनी डाइवर्स इन्वेस्टमेंट है, क्या मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ KC के अगेंस्ट? अगर KC ने थोड़ा बुरा परफॉर्म किया और मैंने अच्छा किया, दैट मीन्स कि मेरी होल्डिंग कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। अगर कंसिस्टेंटली मैं KC से नीचे जा रहा हूँ, भाई मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ कि मैं इंडेक्स को ही नहीं बीट कर पा रहा। और कंपैरेटिवली अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो KC 100 अगर आप KC 100 को बीट कर रहे हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही रहे हैं क्योंकि उनकी फिगर कंपैरेटिवली बेहतर है। सो व्हाट आई एम नाउ थिंकिंग फ्रॉम डिज़ाइनिंग ए प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे हम कहें यार अल्फ़ा पे मुझे बताओ 1 साल में किस फंड का सबसे बेहतर रिटर्न था, पिछले 2 साल में दिखा दो, 5 साल में दिखा दो। एक फ़ंड अगर टॉप 5 में अल्फ़ास की बेसिस पे रहा है, this is the fund you need to invest because it is beating the market consistently, not in terms of a specific time frame में। हाँ बिल्कुल, ये आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि वट एवर फंड यूर लुकिंग एट डिफरेंट टाइम होराइजन्स पे आप असेस करें कि जी ये ना हो कि जी 1 साल रॉकेट दूसरे साल कोलैप्स, राइट? यू वांट टू अवॉइड दैट सॉर्ट ऑफ वॉलेटिलिटी। यू वांट समबडी कि ठीक है अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, लाइक इवन आप जैसे एसेट मैनेजर्स पाकिस्तान में पे काफ़ी हैं, मगर इवन अमंगस्ट एसेट मैनेजर्स आपको फिलॉसफी एंड स्टाइल का डिफरेंस मिलता है। देयर विल बी सम एसेट मैनेजर्स जो इनहेरेंटली दे आर मोर रिस्क टेकिंग, राइट? तो उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं उस एटीट्यूड को, राइट? बिकॉज अगर सपोज
आई नो कि यार ये लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो फिक्स्ड इनकम में कर रहे हैं, मनी मार्केट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अग्रेसिव फ्रंट फुट पे खेलते हैं. दे गो फॉर दैट एक्स्ट्रा जो आपको फ्यू बिप्स चाहिए ना, उसके लिए वो रिस्क लेते हैं. तो मेरा माइंडसेट उनसे मैच करता है या नहीं करता? डू आई वांट टू टेक दैट एक्स्ट्रा रिस्क टू गेट दैट एडिशनल रिटर्न एंड पोटेंशियली लॉस भी, अगर इफ इट डजंट वर्क आउट. फिर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होंगी जो आप देखें कि हिस्टोरिकली एंड अक्रॉस एसेट क्लासेस दे टेंड टू बी मोर प्रूडेंट. वो कहती हैं कि जी हम इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे. येस, रिटर्न इज़ इम्पोर्टेंट, मगर हम अपने डाउनसाइड को ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे. तो उनके अंदर फिर आपको वेरिएशन थोड़ी सी कम नज़र आएगी. तो इफ़ यू आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट, तो आप उसके साथ जाएं. तो आपको आप अगर थोड़ी सी जब व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग इनटू इट, और आप लोगों की हिस्ट्री देखेंगे, फंड्स की हिस्ट्री देखेंगे, कंपनीज की हिस्ट्री देखेंगे, तो आपको खुद ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार ये एसेट मैनेजर, इसकी जब मैं एलोकेशंस देखता हूँ, इसके फ़ंड की जो वॉलेटिलिटी है कि किसी महीने ऊपर किसी साल नीचे, ये ज़्यादा रिस्क, राइट. तो मे बी मैं भी उसी माइंड सेट का हूँ, राइट, कि आई लाइक हाई रिस्क, तो मैं उसके साथ फिट हूँ. कोई होगा एसेट मैनेजर, आप कहते हैं यार ये स्टडी है और इसकी एलोकेशंस देखें बड़ी सेफ किस्म की रहती हैं, यू नो, लो वॉलेटिलिटी, हाई लिक्विडिटी में रहता है. तो आई लाइक दैट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. मुझे पता है कि ये कोई, यानी ही विल नॉट डू समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जिससे अगर बैकफायर हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा. तो मैं इसके साथ हूँ. तो ये अगर आप रिसर्च करें तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि जी कौन सा एसेट मैनेजर किस तरह का काम कर रहा है. मुस्तफ़ा भाई, अब ज़रा एक नए उसके ऊपर आ जाते हैं. इफ़ और मेरे ख्याल में जो स्टॉक मार्केट पे हम कहते हैं ना हाई रिस्क है, वन ऑफ द बेनिफिट इज़ के जो रिस्क टेकिंग की जो कैपेबिलिटी की डाइवर्सिटी है ना, वो आप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा. अगर आप रिस्क पे थोड़ा सा बता दें कि म्यूचुअल फंड में किस तरह के रिस्क है. श्योर. तो इसके अंदर अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क होते हैं. तो मैं स्टार्ट करूँगा फंड टाइप से, राइट. एक स्पेक्ट्रम है फ्रॉम वेरी लो टू हाई हमारी इंडस्ट्री के अंदर. तो अगर मैं उनको आइडेंटिफाई करूं बाय कैटेगरी, तो वेरी लो एंड लो के अंदर जनरली जो फंड्स शुमार होते हैं वो मनी मार्केट फंड्स होते हैं. और वो इसलिए होते हैं वेरी लो या लो में बिकॉज वो प्राइमरली उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो या तो बैंक डिपॉजिट में होती है, वो भी हाई क्वालिटी बैंक के अंदर. वो उसकी AA क्रेडिट क्वालिटी रेटिंग की एक लिमिट होती है, उससे नीचे आप कर नहीं सकते. तो पाकिस्तान के जो सबसे बड़े बैंक्स हैं उसके अंदर या तो वो डिपॉजिट दे रहा है या वो गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है. तो इसलिए उसको लो रिस्क या वेरी लो रिस्क की कैटेगराइजेशन दी जाती है बिकॉज उसके अंदर कैपिटल या सरमाया की लॉस का रिस्क जो है मिनिमल होता है. बिकॉज आप ये नहीं, इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आजकल वैसे लोग उसके ऊपर भी स्पेकुलेट करें कि गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट करेगी, एटलीस्ट अपने लोकल डेट के ऊपर, जो रुपया वाला जो उसका डेट है. तो ये मनी मार्केट फंड्स होते हैं. उससे आप थोड़ा सा ऊपर चलें, जो मीडियम रिस्क में जिसको हम क्लासिफाई करते हैं, वो होते हैं इनकम फंड्स. इनकम फंड्स बेसिकली मनी मार्केट फंड का लॉन्ग टर्म वर्जन होता है. तो मनी मार्केट फंड जनरली शॉर्ट टर्म में कर रहे होते हैं, अप टू 3 to 6 months की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे होते हैं. इनकम फंड्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म एक्सपोजर ले सकते हैं, कि जी वो फिर गवर्नमेंट के इशूड PIBs जिनको हम कहते हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, जो इशू होते हैं 3 years, 5 years, 10 years के लिए, वो कॉर्पोरेट डेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको ये बेसिकली होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं कि जैसे गवर्नमेंट अपना डेट रेस करती है ट्रेजरी बिल और बॉन्ड के थ्रू, कंपनीज भी डेट रेस करती हैं कि वो बोरोइंग करती हैं. एक तो बोरोइंग होती है कि जो वो बैंक से जाके बोरो करती हैं डायरेक्ट, एक वो बोरोइंग होती है जो वो मार्केट से करती हैं. मार्केट के थ्रू जब वो बोरोइंग करती हैं आके, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती हैं जिनको हम या तो TFC कहते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, या वो उसका इस्लामिक वर्जन वो सकूक इशू करती हैं. ठीक है जी. तो अगर आप मार्केट में जाएं आज, तो यू विल सी कि देयर आर मैनी कंपनीज जिन्होंने अपने इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए हुए हैं. आपके बड़े बड़े बैंक्स ने सब ने TFCs इशू किए हुए हैं, HBL, UBL एक्सेट्रा ने, ठीक है ना, बैंक अल-फलाह, यू नो एक्सेट्रा, जो आपके इस्लामिक साइड पे हैं, उन्होंने सकूक्स इशू किए हुए हैं जो इस्लामिक बैंक्स हैं. तो यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ. सो व्हाट इज द रिस्क इन दिस? मनी मार्केट में क्या रिस्क होगा आपका? ये जो दूसरे वाला ये इनकम फंड के अंदर मेजरली 2 रिस्क होंगे. एक तो बिकॉज आई सेड कि ये लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाता है कि सपोज़ आपके पास ऐसा एक पोर्टफोलियो है या इनकम फंड है जिसने सपोज़ जब इंटरेस्ट रेट 7-8% थे 2021 में, सपोज़ उसका उस टाइम पे व्यू था कि नहीं ये तो इंटरेस्ट रेट यहीं पे रहेंगे, यहाँ से गिर जाएंगे फॉर वॉट एवर रीज़न, और उसने सपोज़ 10 year के एक्सपोजर्स अपने लॉक कर दिए उस टाइम पे. अब वहाँ से हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट पिछले 1.5-2 साल में
वो 7% से 22% के हो गए, उसने अपने आप को 10% पर लॉक कर लिया। तो ज़ाहिर है अब उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान हो गया, राइट। तो ये तो इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया। इसको आप बेनिफिट कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप फंड मैनेजर को देखें और उस फंड को देखें कि उसने डिफरेंट इंटरेस्ट रेट साइकिल में किस तरह प्ले किया। क्या उसने अपने आप को टाइम किया इन द सेंस कि जब इंटरेस्ट रेट पीक पे थे तो उस टाइम पे लॉन्ग टर्म लॉक किए, और जब इंटरेस्ट रेट अपने लो पे थे उस टाइम पे उसने क्या कहते हैं अपने आप को लिक्विड रखा। तो इसके अंदर आपके पास एक तो आप फंड की एलोकेशन देखें कि जी फॉर एग्जांपल अगर आप आजकल के ज़माने में आप कह रहे हैं, सपोज़ आपका व्यू है कि जी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो 22% है ये शायद थोड़े से और बढ़ेंगे, 2023 में सपोज़ मैं समझता हूँ पीक है, अब 24-25 में ये गिरना शुरू होंगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे इनकम फंड में जाना चाहिए वन जिसके अंदर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ज़्यादा है और फिक्स्ड रेट एक्सपोजर ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है, तो अगर आप देखेंगे, आप उसकी जब रिपोर्ट खोलेंगे तो उसके अंदर अगर PIB पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का एक्सपोजर अच्छा बड़ा है तो उसका मतलब है कि उसने लॉन्गर टर्म एक्सपोजर लिया हुआ है। इसके अंदर अब एक ये भी आएगा, एक फ्लोटिंग रेट PIBs होते हैं जिनका रेट फ्लक्चुएट करता है और एक फ़िक्स्ड रेट होते हैं। तो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि जी जो आपने ये PIB के अंदर एक्सपोजर लिया हुआ ये फ़िक्स्ड रेट है या फ्लोटिंग रेट है। इन दिस सिनेरियो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आप समझते हैं इंटरेस्ट रेट अब गिरेंगे, आपको फिक्स्ड रेट वाला चाहिए। दी अदर थिंग आप जो देखेंगे, जो आपको इवन अगर सपोज़ आपको नहीं पता कि जी ये फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, उसके अंदर एक और चीज़ फंड मैनेजर रिपोर्ट में दी जाती है जिसको हम वैम कहते हैं, WAM, वेटेड एवरेज मैच्योरिटी। इसका मतलब है कि फ़ंड की जो ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो उसने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है उसकी मैच्योरिटी प्रोफाइल क्या है, वो इन डेज़ या वीक्स या मंथ्स या ईयर्स में वो रिपोर्ट होती है। वो फंड मैनेजर रिपोर्ट में हर महीने आती है। तो इफ़ यू वांट अ फंड जिसने फिक्स्ड रेट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिया हुआ है, बिकॉज मेरा व्यू है कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, तो आई वांट जिसने अपना रेट लॉक किया हुआ है लंबे अरसे के लिए हाई पे, तो मैं जो वैम है WAM को मैं चाहूँगा कि उसकी लंबी हो, कि 1 ईयर 3 ईयर्स 5 ईयर्स जितनी भी वो मैक्सिमम कर सकता है वो हो। तो जब मैं इनकम फंड्स को देख रहा हूँगा और मेरी स्ट्रैटेजी है जी इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं, तो मैं उन फंड्स को देखूंगा कि जिसकी सबसे ज़्यादा हाई वैम होगी, राइट, कि बिकॉज आई वांट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। नाउ ऑन दी ऑपोजिट साइड कि इंटरेस्ट रेट सपोज 6% पे, आपका व्यू है कि यार हालात अच्छे नहीं है, ये बढ़ेंगे, राइट, अब 10 हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, वट एवर योर व्यू। फिर अगर आप इनकम फंड में एक्सपोजर ले रहे हैं, फिर आप उस टाइम पे देखेंगे कि वैम जिसकी सबसे कम है, जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, शॉर्ट टर्म है, बिकॉज यहाँ से रेट बढ़ेंगे तो लॉक नहीं करना अपने आप को। तो इस तरह की ये बेसिक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी। और एज एन इन्वेस्टर यू कैन मेक लॉस एज वेल इन इनकम फंड इफ फॉर एग्जांपल इफ यू इन्वेस्ट टुडे और कल को गिर जाते हैं तो आपको लॉस ही होगा पोटेंशियली। इसके अंदर क्या चीज़ एक वर्क करती है जो इन्वेस्टर्स को शायद समझनी चाहिए, इसके जो इंटरेस्ट रेट और जो हमने ये जो इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं इनकी ऑपोजिट रिलेशनशिप होती है। कि सपोज़ मैंने ट्रेजरी बिल या पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड या जो मैं ये TFC कह रहा हूँ या सकूक मैंने लिए हैं, इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाएंगे इनकी प्राइसेस नीचे आएंगी, इन्वर्स रिलेशनशिप। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे इनकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, राइट। तो वहाँ पे आपको लॉस या गेन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रेट 6% थे और मेरे पास 10 साल के बॉन्ड पड़े हुए हैं फिक्स्ड, इंटरेस्ट रेट 6% से 12% के हो गए, तो मेरा जो 10 साल का जो बॉन्ड की जो प्राइस है वो गिर जाएगी, मेरे इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाएगा, राइट, एटलीस्ट टेम्परेरली लॉस हो जाएगा। वो मार्क टू मार्केट लॉस हम उसको कहते हैं। मैच्योरिटी पे उसको 100 रुपये ही मिलने हैं गवर्नमेंट से, मगर इंटरम पीरियड में उसको मार्क टू मार्केट लॉस होगा। और हाउ इट्स बीन, यानी कि मैंने अगर 1000 रुपये के इनकम फंड तब लिए हुए थे जब वो 6% के ऊपर इंटरेस्ट रेट था, और मेरे जो 1000 रुपया होगा अगर वो 12 पे चला जाता है उसकी वैल्यू गिर जाएगी उस टाइम पे। अगर मैं टेम्परेरली हो सकता है कि वो उसकी वैल्यू गिर जाए, वो रिकवर कर जाती है वैसे लिक्विड, यानी मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। बिल्कुल बेशक शायद लॉस पे करूँगा लेकिन विड्रॉ कर सकता हूँ। मगर इवन आई वुड से कि अनलेस ऑफ कोर्स फंड मैनेजर ने बहुत ही बुरा मैनेज किया हुआ अपना फंड, वो जनरली अगर लॉस भी होगा प्रॉब्ली टेम्परेरी होगा, मे बी 1-8 महीने आपको लॉस शायद नज़र आए, मगर फिर वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। दी अदर थिंग टू अंडरस्टैंड, तो इनकम फंड्स आपके मीडियम रिस्क होगा। इसके अंदर दूसरा जो तरीक़ेकार है, हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करी है ना कि जी जब साइकिल ऊपर नीचे हो रहा है आप किस तरह उसको मैनेज करें।
द अदर थिंग इज़ क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि जी मैंने एक्सपोजर लिया हुआ है ऐसी कंपनी में या उसके इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ़ॉल्ट कर गई, जिसका दिवालिया हो गया, या फॉर वॉट एवर रीज़न वो अपने लेंडर्स को पेमेंट अब नहीं कर पा रही. ऑफन टाइम्स जब मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, लाइक मैक्रो साइड पे कि जी डिप्रिसिएशन है, महंगाई है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, तो जो क्रेडिट क्वालिटी है कंपनीज़ की वो अंडर स्ट्रेस आ जाती है, वो दबाव में आती है. तो आप जब इनकम फंड्स में इन्वेस्ट भी करें तो ये आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसके अंदर क्रेडिट रिस्क भी होता है. दैट्स वाई वो मीडियम में कैटेगराइज होते हैं. जनरली डिफ़ॉल्ट नहीं होनी चाहिए, मगर कभी कभी होती हैं कि जी कोई पेमेंट आपकी जैसे 2008 वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि जी जब वहाँ पे जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और फिर पाकिस्तान में भी बहुत क्राइसिस आया था फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, उस टाइम पे जो हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं उस टाइम पे वो स्टेट बैंक गवर्नर होती थी उस टाइम पे, शमशाद अख्तर साहिबा. उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट स्पीक किए थे 15% पे, जो हम उस टाइम पे समझते थे तो बहुत ज़्यादा है, अब कम लग रहे हैं ना. अब तो हम कह रहे हैं यार 15% काश हो जाए. तो उस टाइम पे उन्होंने रेट्स 15% किए थे एंड मल्टीपल कंपनीज डिफ़ॉल्ट हुई थी. मैं उनके नाम नहीं लूँगा मगर दे ऑल पब्लिकली लिस्टेड, अभी भी काम कर रही हैं वो कंपनीज. दे डिफ़ॉल्टेड, बड़े बड़े 8-8, 10-10 अरब रुपए के सकूक्स उन्होंने इशू किए हुए थे मार्केट में डिफ़ॉल्ट. और उसमें क्या होता है वैसे जब डिफ़ॉल्ट होता है तो डिफ़ॉल्ट में फिर आप रिस्ट्रक्चरिंग में जाते हैं, राइट. तो उसके अंदर ये जो मनी मार्केट फंड जो आज जो जिनकी हम बात करते हैं ना, ये उस जो डिफ़ॉल्ट जो सिनेरियो 2008 में हमने देखा था ना, ये बने ही वहाँ से थे. अच्छा, ये बेसिकली क्रिएट ही उस इन्वायरमेंट में हुए थे बिकॉज लोगों ने इनकम फंड्स में उस टाइम पे लॉसेस देखे थे. तो फिर ये मनी मार्केट फंड इजाद हुआ था कि ये जी ये लो रिस्क चीज़ है, लिक्विड चीज़ है, इसके अंदर इन्वेस्ट करें. इसके अंदर क्रेडिट रिस्क मिनिमल, इंटरेस्ट रेट रिस्क मिनिमल, शॉर्ट टर्म होता है, गवर्नमेंट के हाई क्वालिटी में इन्वेस्ट करता है. तो ये इनकम फंड से हमने इसको लो रिस्क में एक अलग हमने फ़ंड लॉन्च कर. और इनकम फंड से अगर मैंने बेनिफिट लेना हो और अगर थोड़ा सा मुझे मैक्रो का समझ है और मुझे समझ आ रही है यार ये पीक आउट हो रहे हैं फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट यहाँ से, सो आई नीड टू टेक एक्सपोजर इन द इनकम फंड. अगर वो जब नीचे गिरेगी और गिरना स्टार्ट होगी ऑटोमेटिकली आपको गेन्स होना स्टार्ट होंगे, गेन्स आना शुरू होंगे. बिल्कुल आपको आएंगे. तो आई वुड से कि फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर आप इन्वेस्टर हैं, आई वुड से कि मोस्ट इन्वेस्टर्स दीज डेज मनी मार्केट फंड में होंगे. एंड दैट फ्रॉम अ स्ट्रैटेजी परस्पेक्टिव यू कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट कि जी रेट इतनी जल्दी से बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट इज़ अनसर्टन, हालात इज़ अनसर्टन, मनी मार्केट फंड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है जी, मगर वो टाइम प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट 3 to 6 months आएगा जब वो पीक आउट हो रहे होंगे, कि जब ये रेट सब जैसे अभी भी इस महीने हमारी एक मॉनेटरी पॉलिसी है 14 सितंबर में, बड़ी स्पेकुलेशन है कि जी रेट 22 से 25 हो जाएंगे. अब वो होते हैं नहीं होते वो तो हमें उस दिन पता चलेगा, मगर ये एक शायद आप ध्यान बना लें कि अगले शायद 2023 में शायद आपका रेट पीक आउट हो जाएगा. एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके मनी मार्केट फंड में आपने पैसे डाले हुए हैं तो आपको जब लगे कि यार ये इंटरेस्ट रेट अब यहाँ से आगे बढ़ने के चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं, तो आप उसको शिफ्ट करना शुरू कर रहे हैं टू इनकम फंड, लो रिस्क की कैटेगरी के अंदर. बिल्कुल. तो आप मनी मार्केट से आप कहें कि जी अब रेट पीक हो गए, मैंने मनी मार्केट में वो पूरी अप साइड देख ली है इंटरेस्ट रेट की, अब रेट जो है स्टेबलाइज होके जब गिरेंगे नेक्स्ट ईयर 2024 में, तो फिर मेरी एलोकेशन इनकम फंड्स में होनी चाहिए. और अगर मैं इसको ज़रा प्ले आउट करूं कि मैंने आज 1 लाख रुपए मनी मार्केट में रखे हुए हैं विद दिस पर्सपेक्टिव कि मुझे 20% का रिटर्न मिल रहा है, एंड लेट्स से मुझे लगता है कि यार 2023 में ये पीक आउट हो जाएंगे, सो आई मूव दैट 100K फॉर एग्जांपल 100K इनटू मनी मार्केट. और अगर मैं कहता हूँ मूव टू इनकम फंड, हाँ इनकम फंड, और इनकम फंड में अगर फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि पीक जो था जब हम मूव हो रहे थे 21 पे ही था और वो ऑटोमेटिकली पहले 19 पे गया, सो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ 21 to 19 का उस इन दैट मनी मार्केट फंड. तो उसके अंदर देखें आपको मनी मार्केट फंड्स में भी फ़ायदा होगा मगर इतना फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज वो शॉर्ट टर्म में होता है. ठीक है, और इनकम फंड में उसका क्या इम्पैक्ट होगा? इट डिपेंड्स कि उसने किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं, और जितना उसने लंबे लिए हुए होंगे इंस्ट्रूमेंट्स, वैम की बात जो आप कर रहे थे, जितनी उसकी वैम लंबी होगी उसको इतना ही फ़ायदा होगा. तो इवन मुझे याद है कि जब हमने प्रीवियस साइकिल्स देखी हैं, जैसे 2019 में रेट बढ़े थे, आपको याद है बिफोर हम IMF में गए थे, रज़ा बाकर साहब गवर्नर होते थे, उस टाइम पे 13.5-14% के दरमियान इंटरेस्ट रेट कर दिए गए थे, वहाँ पे भी बढ़ाए गए थे. फिर आपको याद है हॉट मनी भी आया था, $3 मिलियन आए थे, फ्लो हुआ था IMF में, हम लोग चले गए थे, चीज़ें स्टेबलाइज होना शुरू हो गई थी. फिर क्या हुआ था, फिर कोविड आया और कोविड में नीचे चला गया, और कोविड में रेट वो जो 13-14% का था वो आधा हो गया था, 6% पे आ गया था.
तो उस वक्त अगर आप इनकम से मनी में जाते तो आपको प्रॉफिट होता है। नहीं, मनी से इनकम, मनी से इनकम, बिल्कुल, मनी से इनकम में तो जाते उस टाइम पे जिन्होंने फॉर एग्जांपल 13-14% पे अपने आप को लॉक कर लिया था, फिर जब रेट्स एकदम से गिरे तो उनको गेन्स बड़े लंबे आए। तो फॉर एग्जांपल आजकल तो मैं वही कहता हूँ कि रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आपको शायद रिटर्न भी आप कहते हैं यार ये तो ऐसा फालतू सा रिटर्न, मगर उस टाइम पे मुझे याद है कि जो 13-14% के रेट जब वो टूटे थे, तो उस साल जिन फंड्स ने अच्छी पोजीशनिंग करी हुई थी तो उन्होंने 20-25% का रिटर्न भी दिया था इन रेट इन्वायरमेंट जहाँ 13 से वो 6 पे गए थे, उन्होंने मगर रिटर्न 20-25% का दिया था। अब ज़ाहिर हमारा रेट इन्वायरमेंट अब 22%। अच्छा, यहाँ पे फिर जो आप आखिर में डिस्कस करेंगे, जो ही रेट गिरते हैं ना तो स्टॉक मार्केट के फ़ंड बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं, तो शायद वो आपको ना इनकम फ़ंड का इम्पैक्ट समझ ही नहीं आता, क्योंकि हमें लगता है यार हाई रिस्क वाला ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर गया। लेकिन अगर आप सॉर्ट ऑफ रिस्क उसको देखना चाह रहे हैं तो दिस कुड बी अनदर प्ले एज वेल। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया, ये तो मेरे लिए भी काफ़ी लर्निंग है नई तरह की ये। और सॉरी, जो जस्ट टू कंप्लीट, बिकॉज हम इनकम फंड्स में ही फंस गए कि कैटेगरी हम जो बात कर रहे थे, और हाई रिस्क कैटेगरी जो आपकी आती है वो बेसिकली स्टॉक मार्केट फंड्स होते हैं, जिनको हम इक्विटी फंड्स हम कहते हैं। तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी हाईएस्ट रिस्क कैटेगराइजेशन होती है, बिकॉज उसके अंदर कैपिटल लॉस का चांस होता है। हाँ, नहीं वो तो थोड़ा सारों को आइडिया है। ये जिस तरह एसेट एलोकेशन फंड्स हैं, इसको इट कुड बी पॉसिबल कि कोई एसेट एलोकेशन होगा जो 50% लो रिस्क के अंदर होगा, मनी मार्केट में होगा, 50% इनकम मार्केट में होगा। आपको दोनों का ही एपेटाइट मिल रहा है, आपको खुद डिसीजन करने की ज़रूरत नहीं है, वैम क्या है, ये क्या है, ऑटोमेटिकली आप उस एसेट एलोकेशन की लो रिस्क के ऊपर देखें कि वो किस तरह खेल रहा है। अगर तो वो एसेट एलोकेशन ही ये कर रहा है कि 50% से 70% पे गया, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि यार ये पीक आउट हो रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली कंपोजिशन में कुछ मूव करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली एक एसेट एलोकेटेड है जो कर रहा है। बिल्कुल। तो एसेट एलोकेशन फंड्स आर गुड फॉर पीपल जो दे डोंट वांट टू मेक द डिसीजन कि यार मैं 3 कैटेगरीज में इन्वेस्ट, सपोज मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने अभी 50 रुपीज़ मनी मार्केट में डाले हुए हैं, 30 रुपीज़ इनकम फंड में डाले हुए हैं और 20 रुपीज़ स्टॉक फंड में डाले हुए हैं। ये मेरी अभी करंट एलोकेशन है। सपोज़ मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ जिसको ये डिसीजन ही नहीं लेना कि यार ये जो 50-30-20 का जो स्प्लिट है, ये मैं इसको किस तरह चेंज करूँ, कैसे चेंज करूँ, कब चेंज करूँ, तो एसेट एलोकेशन फंड उनके लिए अच्छा है, बिकॉज वहाँ पे वो फंड मैनेजर डिसीजन कर रहा होता है कि सपोज अभी मैं 30% एक्विटीज़ में हूँ, 70% मैं मनी मार्केट फिक्स्ड इनकम साइड लो रिस्क में हूँ। अब मुझे लग रहा है कि जी हालात बेहतर होंगे, तो मैंने वो 30% को खुद ही 60% मैंने फ़ंड के अंदर कर दिया। तो अगर आप उस फंड में इन्वेस्टेड हैं, आपका खुद ही एक्सपोजर चेंज हो गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपने इवन जो एलोकेशन का जो डिसीजन था वो भी आपने फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दिया। तो एसेट एलोकेशन फंड का ये फ़ायदा होता है। नहीं, ये बेहतरीन हो गया। दिस कुड बी यूज्ड एज ए हेज एज वेल ना, कि अगर एसेट एलोकेशन ऐसा है जिसने 50% हाई रिस्क में किया है, 50% लो रिस्क में किया है, सो व्हाट ही इज़ डूइंग कि 50% का जो गेन है that is covering the 50% of the loss of the equity market. Again, it's a hedge. It is a hedge, and it is obviously in terms of risk, it is lower risk than a stock fund. मगर categorization wise वो high risk में आता है। High risk में आता है क्योंकि exposure तो आपका high risk में भी आपको मिल रहा है। म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट पे ना आपको बड़े बेनिफिट होते थे कि आपको रिबेट्स मिलती थी, और जिस तरह के टैक्सेस लग रहे हैं, पीपल वुड लव टू हियर कि हम पैसे बचा कैसे सकते हैं टैक्स के अंदर। पहले वाली फैसिलिटी तो नहीं है मेरे ख्याल में अभी भी, लेकिन इफ़ यू कैन बेसिकली हाउ यू कैन बेसिकली सेव टैक्सेस बाय इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, अगर इस पे थोड़ा सा बता दें। ये जैसे आपने अभी जो हवाला दिया, अनफॉर्चुनेटली वो जो बेनिफिट था वो लास्ट बजट में ले लिया गया था, नॉट लास्ट मगर ईयर बिफोर लास्ट। उसके अंदर वेरी ब्रीफली वो आपको बेनिफिट क्या होता था कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे तो अप टू 20% ऑफ योर टैक्स जो आप देते हैं साल में, वो आप रिफंड क्लेम कर सकते थे। एंड रियलिस्टिकली हाउ दैट वर्क्स वुड बी कि जी मेरे पास अगर सपोज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट थी, और सपोज़ जब ये लॉ था अवेलेबल, ये जब बेनिफिट था, सपोज़ मेरी तनख्वाह 100 रुपये साल की, और सपोज़ मैं 20 रुपये टैक्स का देता हूँ। अब मैंने ये टैक्स बेनिफिट अवेल करना है कि जो 20 रुपये जो मैं टैक्स देता हूँ उसका मुझे 20% मैं बचा सकता हूँ बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो 20% ऑफ 20 रुपये हुए 4 रुपये। तो ये मुझे 4 रुपये वापस चाहिए अपनी जेब में। तो मैं क्या करूँगा एज अ सैलरीड इंडिविजुअल, मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो म्यूचुअल फंड का अकाउंट स्टेटमेंट है मैं उसको प्रिंट करूँगा, मैं अपने HR को जाके दिखाऊँगा कि जी देखिए ये मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, आप मेरा जो टैक्स जो काट रही हैं वो 20% अब आप कम काटें फॉर दिस ईयर। ठीक है जी।
उसके अंदर एक शराइत ये थी कि जब आप वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए आपको 2 इयर्स की होल्डिंग पीरियड रखना थी। वो अनफॉर्चुनेटली अब वापस ले लिया गया है। आई थिंक इन द करंट इन्वायरमेंट जहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो हम एक रेशियो देखते हैं या सेविंग्स टू जीडीपी का रेशियो बहुत कम है, इस तरह की जो बेनिफिट्स हैं वो और एक्सटेंड करने चाहिए, लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि जी आप इन्वेस्टमेंट करें, सरमायाकारी करें, लॉन्ग टर्म में पैसे लगाएं तो आपको टैक्स की सेविंग भी होगी। एक टैक्स बेनिफिट वैसे अभी भी अवेलेबल। मिफ्ता भाई ने निकाला ना, आजकल वो बड़े वोकल होते हैं कि पाकिस्तान में ये मसले चल रहे हैं, लेकिन उन्हीं की सरबराही में ये विड्रॉ हुआ था बिल अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक वो यही होता है कि वैसे ये विड्रॉ क्यों हुआ था, रीज़न क्या थी? आई थिंक वो ये कि उसके अंदर टैक्स एग्जेम्पशन जो थी तो पीपल टैक्स इंक्रीज करने के लिए सैलरीड क्लास ले रही थी, तो आई थिंक जब अंडर उनके पैसे क्यों बच रहे हैं ना, उनको चार्ज करो। वो सैलरीड क्लास कहाँ से उनको वो जी वो टैक्स हमने ज़्यादा कलेक्ट करना है, IMF की कंडीशन है, तो ये एग्जाम्पशन आप वापस। मैं तो मुस्तफ़ा भाई ये टैक्स से मुझे याद आया कि मुझे तो लग रहा है हम कमा ही ऐसे रहे हैं कि हम कैसे गवर्नमेंट को वापस कर देंगे। आप ये देखें, अगर 4 लाख की सैलरी पे आप 65,000 रुपये का टैक्स दे रहे हैं, फिर आप पेट्रोल जाते हुए फिर टैक्स दे रहे हैं, फिर आप शॉपिंग करते हुए फिर टैक्स दे रहे हैं, फिर रेस्टोरेंट के अंदर फिर टैक्स दे रहे हैं, रही सही कसर आपकी बिजली के बिल पे भी टैक्स पे आ जाती है। तो मेरे ख्याल में हम जी ही ऐसे ले रहे हैं, और वो भी सैलरीड और फॉर्मल तरीके से आप इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप सब कुछ ही दे रहे हैं जो आप कमा रहे हैं। सो इट्स वेरी यानी कि इवन इफ़ यू आर इनकरेजिंग मी, और आप हालत देख रहे हैं मार्केट्स की क्या है, लोगों की सेविंग्स की कंडीशन क्या है। नो बडी इज़ इवन थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज बचता ही कुछ नहीं है। जहाँ पे थोड़ी बहुत बचत भी हो रही थी और वो बेचारा 2 मंथ की सैलरी ही का टैक्स ही नहीं दे रहा था, लेकिन ही वॉज एबल टू बेसिकली मेक समथिंग फॉर द फैमिली। तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक फ्रॉम ऑन अ कंट्री लेवल, ऑन अ सेक्टर लेवल, ऑन अ गवर्नमेंट लेवल, ऑन इंडिविजुअल लेवल, आई थिंक हमारा फोकस हमेशा ये होता है कि ये जो पाए हैं हमारे पास उसमें से मैं अपना शेयर मैक्सिमम कितना ग्रैब कर सकता हूँ। हम या तो एज इंडिविजुअल्स या एज पॉलिसी मेकर्स या एज अ कंट्री हम कभी ये नहीं सोचते ये जो पाए, मैं इस पाए को बड़ा कैसे करूँ ताकि सब खाएं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं कैसे अपना स्लाइस लेके खा लूँ। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक है, हम आई थिंक हम दैट एटीट्यूड नीड्स टू चेंज के यार फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर टैक्स की बात करें कि जी आप जो बंदा टैक्स दे रहा है आप उसी से टैक्स लेते रहेंगे, ये आप कब तक कर सकते हैं? एक हद तक कर सकते हैं ना, एंड आई थिंक वो हद शायद रीच हो चुकी है। और लोगों का टेम्परामेंट ही सर, इट्स ऑलमोस्ट, यानी कि जो बंदा अपनी सैलरी में से 50-60% टैक्स को ही दे देता है, रह क्या जाता है उसके पास वो करने के लिए। आप हॉस्पिटल जाएं टैक्स से आगे, आप रेस्टोरेंट जाएं टैक्स से आगे, आप पेट्रोल डलवाते हैं लेवी आपका 50 रुपीज़ पर उसके ऊपर आ जाता है, एक 60 रुपया हो गया, 60 रुपया भी हो गया है। तो आई थिंक गवर्नमेंट नीड टू रियलाइज़ कि भाई आप बेनिफिट को ये नहीं कह रहा कि सब्सिडी दें, जो बेचारा हार्ड अर्न मनी कर रहा है उसको कोई ऐसा दे तो सही ना कि उसके ऊपर उतना बोझ उतना ना हो जितना वो होना चाहिए। देखें इसके अंदर मैं आपको एटलीस्ट द वे आई लुक एट इट, बिकॉज अरे हम इकॉनमी को स्टडी करते हैं, हम पॉलिसीज़ को असेसमेंट करते हैं, हम पाकिस्तान और उसकी मार्केट्स का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म आउटलुक भी देख रहे होते हैं। एक चीज़ आई थिंक जो हमें शायद रियलाइजेशन अभी हो रही है, एंड आई थिंक शायद पॉलिसी लेवल पे भी शायद या गवर्नमेंट लेवल पे भी शायद लोगों को हो रही होगी, इज़ दैट कि अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री लास्ट 20-30 ईयर्स में देखें तो जब भी क्राइसिस आते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, और आप IMF के पास जाते हैं तो पाकिस्तान के पास ये 3-4 पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस हैं जो वो हर दफ़ा एम्प्लॉय करता है। ठीक है जी, तो अगर मैं उसको ब्रेक डाउन करूँ तो हम करते क्या हैं, जब भी हम IMF, जब भी मईशत में कोई मसला आता है कि जी डेफिसिट बहुत हो गया, डेट बहुत हो गया, ऑयल की प्राइसेस निकल गई, ग्लोबल कोई क्राइसिस आ गया, जो भी हो रहा है, कोई जंग हो गई, तो पाकिस्तान के पास 3-4 वो टैक्टिक्स हैं जो वो हमेशा उसने एम्प्लॉय करी हैं। 1, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है जी, शरह सूद बढ़ा दो। ठीक है जी। 2, करेंसी जो रुपया है उसको डीवैल्यू कर दो। ठीक है जी। 3, टैक्सेशन, उसके अंदर टैक्सेस और लगा दो जो दे रहा है बंदा टैक्स। एंड 4th, जो आपकी जो अब एनर्जी सेक्टर जो पिछले 10-15 साल से जो ब्लीड कर रहा है, गैस और बिजली के टैरिफ बढ़ा दो। दीज आर द 4 टैक्टिक्स, और आप किसी भी गवर्नमेंट को देख लें ओवर द लास्ट 20-30 और इनोवेशन भी कोई नहीं है, कोई तरीके भी नहीं है। हालांकि इतनी ऑटोमेशन हो गई है, आपने सिस्टम्स लगा दिए हैं, बट यू कैन नॉट सी द इम्पैक्ट इन इम्प्रूविंग द टैक्स कलेक्शन। 1-2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसको आप हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते हैं,
मैं तो अभी वो शबर जैदी साहब की भी इंटरव्यू सुन रहा होता हूँ जिस पे वो कहते हैं जी 95 लाख लोग सफ़र करेंगे, पूरा मुल्क सफ़र कर रहा है, उसकी किसी को परवाह नहीं है। ऑन टॉप ऑफ इट आप ये देखें कि जो लोग पैसे भी दे रहे हैं, आपने इतना उनको स्क्वीज़ कर दिया है कि वो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई बेहतरी अपनी उसके पर देखने के लिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके अंदर आई थिंक ये जो 4-5 टैक्टिक्स जो मैंने आपको बताई ना, कि बिजली गैस के रेट बढ़ा दो, शरह सूद बढ़ा दो, रुपया को डिवैल्यू कर दो, टैक्स जो दे रहा है उसके ऊपर और लगा दो, ये आप लास्ट 30 ईयर्स से कर रहे हैं। आई थिंक अब शायद रियलाइजेशन हमें ये हो रही है कि ये जो टैक्टिक्स या ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सैचुरेट हो गई हैं, यानी उनका जो इंक्रीमेंटल गेन स्टेबलाइजेशन में या मईशत इकॉनमी को स्टेबलाइज करने में, वो अब आपको नहीं मिल रहा। आप यहाँ से सपोज इंटरेस्ट रेट और बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का पॉइंट क्या होता है कि जी इन्फ्लेशन मैंने कम करनी है। 22 से 25% या 15 से 20% करने से इन्फ्लेशन क्या कम हुई? नहीं हुई ना। उसका इंक्रीमेंटल बेनिफिट अब नहीं है। सिमिलरली बिजली और गैस नेगेटिव ही जाएगा वैसे, अब नेगेटिव इम्पैक्ट, बिजनेस ही बंद हो जाएगा, नेगेटिव ही इम्पैक्ट हो रहा है। आपकी सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो रही है, जो जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम है उसको और प्रॉफिट मिल रहा है तो वो और कंज्यूम कर रहा है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट शायद पड़ेगा इन्फ्लेशन पे इतने हाई रेट पे। सेम आप कर लें कि जी गैस और बिजली के टैरिफ में बढ़ा दूँ, ठीक है आप टैरिफ बढ़ा दें बिकॉज आपने कॉस्ट रिकवरी करनी है, मगर अगर आपके रिकवरी रेट ही 80% से 60% के हो गए तो मैंने 4 रुपये पर यूनिट बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, राइट। तो नाउ यू हैव रीच दैट पॉइंट, आप हर चीज़ में देख रहे हैं, चाहे वो करेंसी की डिवैल्यूएशन में हो, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की उसमें हो, गैस टैरिफ बढ़ाने की हो, टैक्सेस लगाने की में हो, कि जो आपकी जो हिस्टोरिकल जो ये जो थी कि जी मैंने हिट करना है लोगों को इस तरह, वो उनका जो मार्जिनल बेनिफिट है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट, अब वो ख़त्म हो गया है, वो ज़ीरो हो गया या नेगेटिव हो गया। तो आप बिजली और गैस के रेट बढ़ाएंगे, लोग ऑफ ग्रेड हो जाएंगे, चोरी ज़्यादा करेंगे। आप लोगों को टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, वो टैक्स की चोरी करेंगे, वो अनडॉक्यूमेंट हो जाएंगे, ठीक है जी। आप इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएंगे, बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। तो यू कांट डू दैट एनी मोर। अब जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनको हम पिछले 15-20 साल से बड़ा तज्जिया हुआ है, एवरीबडी हैज़ अ सोल्यूशन फॉर इट, मगर उसकी एग्जीक्यूट करना उनको, उन स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को, वो मुश्किल है। अब अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वो टाइम आ गया है, बिकॉज हमारे हिसाब से ये जो चीज़ें होती हैं जो मैं इनका हवाला दूँ कि टैक्स जो उस बंदे को जो टैक्स दे रहा है, करेंसी डिवैल, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, गैस पावर टैरिफ बढ़ाना, ये रिलेटिवली आसान चीज़ें करना। आपको यस ब्लोबैक आता है, इम्पैक्ट आता है, रिएक्शन आता है, मीडिया में रिएक्शन आता है, पब्लिक का रिएक्शन आता है, मगर इनको एक्सिक्यूट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। टैरिफ बढ़ाना है, नोटिफिकेशन ही इशू करना है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, डिसीजन ही देना है ना कि इंटरेस्ट रेट, मगर सर्कुलर डेट में जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करना, थेफ्ट रोकना, वो मुश्किल काम है। स्मगलिंग कर्ब करना, बॉर्डर सिक्योरिटी करना या उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन करना मुश्किल काम है। टैक्स नेट को एक्सपैंड करना और जो लोग रेजिस्ट करते हैं टैक्स देना, उनको टैक्स नेट में लेके आना, लेजिस्लेशन पास करना, इम्प्लीमेंट करना, वो मुश्किल काम है। यानी काम नहीं करना, जहाँ से कर रहे हैं वहीं से उसको इंक्रीज करिए। आई थिंक अब फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव वी रीच्ड अ पॉइंट कि वो काम हमने करने पड़ेंगे, बिकॉज ये जो इजी फिक्सेस थे ना, इनका अब इम्पैक्ट नहीं है। पहले होता था इम्पैक्ट। To some extent this is going to be positive impact eventually if we start making all these steps जो भी आप मेंशन कर रहे हैं वैसे। बिल्कुल अब करने पड़ेंगे, बिकॉज मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो अब गैस की प्राइस बढ़ाने से या बिजली की प्राइस बढ़ाने से सर्कुलर डेट का इशू नहीं सॉल्व होने वाला। कमिंग बैक टू दी कि हम टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं जो इतना बड़ा। तो अब क्या कहते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जहाँ अब टैक्स आप जहाँ सेव कर सकते हैं वो पेंशन फंड्स के अंदर होता है। तो पेंशन फंड्स भी एक प्रोडक्ट है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का होता है। दिस इज़ मोर फॉर बेसिकली आप सेव कर रहे होते हैं फॉर योर रिटायरमेंट। तो इसके अंदर दो आपको बेनिफिट्स होते हैं टैक्सेशन के। एक तो ये होता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इन अ पेंशन फंड, आपको अप टू 20% ऑफ योर टैक्स जो आप साल का देते हैं आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है कि जी आप अपना प्रिंट करें पेंशन फंड की इन्वेस्टमेंट, अपने HR वाले को दें या पेरोल वाले को दें, उससे कि ये देखो मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। इसके हिसाब से आप ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर्स भी होते हैं कि जी अगर सपोज़ मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, मैं 20,000 रुपये टैक्स दे रहा हूँ और मैं सपोज़ 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मेरा कितना टैक्स बच सकता है। उसका कैप 20% है कि 20% ऑफ योर टैक्स, मगर डिपेंडिंग ऑन दी अमाउंट तो आप अपने पेरोल को दें। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 2 सैलरी से जो टैक्स कट रहा है आपका, जो कि शायद 10,000 रुपया महीना हो सकता है,
अगर आप वो कैप के अंदर रह के इन्वेस्ट करते हैं तो वो 2 महीने का टैक्स आपको नहीं कटेगा। आप अगर 100,000 ले रहे थे, 100,000 ले रहे थे, 8,000 का टैक्स था, अब आप 100,000 ही लेंगे, आपका 8,000 रुपये का बेनिफिट है। दूसरे महीने भी 100,000 ही रहेगी, आपका 8,000 का बेनिफिट है। इसका मतलब है कि आप 16,000 ऑलरेडी प्रॉफिट में है बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 250,000 या 200,000 समथिंग बेस्ड ऑन जो सैलरी का आपको बता रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि तो पेंशन फंड्स में आप ये बेनिफिट ले सकते हैं कि अपनी टैक्स आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर जो दूसरा आपको बेनिफिट ये होता है कि बिकॉज पेंशन फंड एसेंशली फॉर रिटायरमेंट होती है, तो अगर आप इसकी इन्वेस्टमेंट जो है सपोज़ आप करते जाएं एंड देन आप टिल 60 अगर सपोज़ अपनी होल्ड करते हैं, एज ऑफ 60 तक आप होल्ड करते हैं, तो उसके अंदर से 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी टैक्स दिए हुए। किस ईयर में जाके, सॉरी? जब आप रिटायरमेंट एज हिट करते हैं 60 पे, तो 50% आपको अलाउ होता है कि आप उसको टैक्स फ्री विड्रॉ कर लें जो आपका अमाउंट है। ठीक है। और अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं 60 इयर्स तक, 10 लाख में से 5 लाख रुपए विदाउट गिविंग एनी टैक्स, 5 लाख वो जितने भी, लेकिन इट विल नॉट बी लाइक कि जितना वैल्यू बन गया या जितनी इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो जो वैल्यू है उसकी, जो वैल्यू का 50%, जो ग्रोथ हुई है उसके अंदर, वो उसका 50% आप ले सकते हैं। जबरदस्त। तो द कैपिटल प्लस व्हाट एवर गेन, तो जो कैपिटल गेन्स और डिविडेंड टैक्स जो आपका लगता है ना, वो आपको 50% पे नहीं लगेगा। बाकी 50% अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, आई थिंक उसके ऊपर शायद टैक्स लगता है। आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप विड्रॉ कर सकते हैं, मगर वो फिर टैक्सेबल हो जाता है। वो टैक्सेबल होता है कि ऑन द लास्ट 3 years एवरेज जो आपने अपनी, जब आप काम कर रहे थे, जो आपका एवरेज टैक्स रेट था उसके हिसाब से वो टैक्स हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। मगर तो ये इसके अंदर टैक्स बेनिफिट्स। और अगर कोई जल्दी विड्रॉ करेगा, विड्रॉ कर सकते हैं पेंशन फंड से। पेंशन फंड से आप विड्रॉ कर सकते हैं, मगर आपको बस टैक्स देना पड़ता है। फिर टैक्स देना पड़ेगा, जितना अरसा आप रिबेट लेते रहे वो भी देना पड़ेगा। हाँ, रिबेट अगर आपने लिया हुआ है और आप विड्रॉ कर लें तो आपको टेक्निकली रिबेट आपको वापस करना चाहिए। और अगर आप, यानी कि लोग इसको ये ना समझे कि, मेरे ख्याल में थोड़ा म्यूचुअल फंड को अब्यूजिव वे में भी यूज़ किया हुआ है हमने पास में। आपने डाल दिया, रिबेट ले लिया, फिर आपने निकाल लिया, फिर आपने डाल दिया, रिबेट ले लिया और फिर डाल दिया। सो इन दिस केस के अगर आप डालते हैं और आप नहीं, अच्छा बाय द वे मैंने ये पेंशन फंड में भी तो डिफरेंट ऐसे टाइप्स होंगे ना आपकी, लो रिस्क, मीडियम रिस्क। बिल्कुल। देखिए पेंशन फंड इज जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, उसके अंदर भी मनी मार्केट, इनकम, इक्विटी, इसके अंदर भी सेम रूल्स आप अप्लाई, अगर क्योंकि हम कर ही इसी नियत से रहे हैं कि 60 इयर्स में है, तो आइडियली आपको हाई रिस्क में डालना चाहिए क्योंकि आपको मैक्सिमम रिटर्न वहाँ से मिलेगा। उसके अंदर आप अपनी एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। सेम जब आप पेंशन फंड में डालते हैं तो पेंशन फंड के अंदर क्या होता है, जनरली क्या होता है, वो कहते हैं कि जी ये हमारा पेंशन फंड है हमारी कंपनी का, सपोज कंपनी ए पेंशन फंड, उसके अंदर सब फंड्स होते हैं, यानी उस फंड के अंदर 3 फंड्स होंगे या 2 फंड्स होंगे। वो बेसिकली उस तरह के, एक उनका मनी मार्केट का होगा सब फंड, एक उनका इनकम सब फंड होगा, एक उनका इक्विटी सब फंड होगा। तो वो 3 एसेट क्लासेस जो मेन है आपको मिलनी है। तो एज एन इन्वेस्टर आप उनको बता सकते हैं, जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि जी मैं 100 रुपये आपके फ़ंड में डाल रहा हूँ, अब आप उनको परसेंटेजेस बता सकते हैं कि ये इसमें से 80% आप मनी मार्केट में डाल दें, 20% आप मनी मार्केट इक्विटी में डाल दें, या फ्लिप आप सपोज कह रहे हैं कि जी मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, मार्केट्स अपने लोज पे हैं, आई वांट टू बी सुपर अग्रेसिव, राइट, तो आप कहें जी 100% आप मेरे इक्विटी में एक्सपोजर दे दें, और यू कैन चेंज दैट व्हेनेवर यू वांट। ये जैसा म्यूचुअल फंड में डेली हलाल आमदनी फंड, डेली डिविडेंड फंड, फॉर एग्जांपल इक्विटीज़ में भी आपको डिविडेंड मिलता है, तो वो पेंशन फंड में क्या होता है, वो री इन्वेस्ट हो जाता है और वो आपको कैश आउट नहीं मिलता किसी सूरत में भी। यानी ये नहीं हो सकता कि अगर आप रिडीम कर सकते हैं मगर आपको कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं मिलता डिविडेंड का। लेकिन अगर आप रिडीम नहीं करते और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता है, जो उसका इनकम आ रही होती है वो भी री इन्वेस्ट हो रही, तो दैट इज़ लाइक ए कंपाउंडिंग इफेक्ट एज वेल। नॉर्मली क्या होता है ना कि हम पे आउट या जो डिविडेंड मिलता है, म्यूचुअल फंड्स रेगुलर पे आउट, जैसे मनी मार्केट फंड्स, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि कुछ डेली भी दे रहे हैं, कुछ वीकली दे रहे हैं, कुछ महीने में दे रहे हैं, स्टॉक फंड्स भी देते हैं नॉर्मली वंस अ ईयर अगर पैसे बन गए तो ये तो वैसे दूसरा तरीका नहीं देते। नहीं, ये अगर आप दूसरे तरीके से देखें, आपका पेंशन भी बन रहा है और आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट भी बन रहा है। अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टेड हैं, किसी फंड ने लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 10% का डिविडेंड दिया है, जो 10,000 है वो आपको कैश आउट नहीं मिला, वो आप लाख रुपए की इन्वेस्टेड नहीं आपकी, अब आप 1,10,000 हो गई है, और वो ऑटोमेटिकली क्योंकि नैव ही बढ़ रही है, पे आउट का तो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो हमेशा आपको एक्सपोनेंशियली बेहतर ही रिटर्न देती है। और इसके अंदर आई थिंक आपको, इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शायद लोगों को ये सोचना चाहिए इज़ दैट के म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि अगर सपोज़ वो हर महीने आपको डिविडेंड दे रहा है ना, तो आपके पास वहाँ पे भी री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है। यू डोंट हैव टू टेक द पे आउट। आप कहेंगे जी सपोज़ आपने जो भी पर यूनिट डिविडेंड 1 रुपये 2 रुपये जो भी इशू किया है इस महीने में,
आप उसको यार री इन्वेस्ट कर दें, मगर उसके अंदर होगा क्या कि आपका टैक्स कट के री इन्वेस्ट होगा। आपके पेंशन फंड में कोई टैक्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, वहाँ टैक्स ही नहीं कट रहा, टैक्स ही नहीं कट रहा ना, कोई पे आउट ही नहीं है। अगर तो पे tax आउट ही नहीं कट अगर रहा, तो पे जो आउट भी इनकम जनरेट हो रही है वो टैक्स फ्री री इन्वेस्ट। और अगर मैं हाई रिस्क पेंशन में इन्वेस्टेड हूँ, जिस तरह हब्को ने डिविडेंड दे दिया 10 रुपये का फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास तो 7.5% का टैक्स कट क्या था ना एज एन इंडिविजुअल फंड के अंदर वो पूरा 10 रुपये का, वो 10 रुपया ही आएगा, उस पर टैक्स भी नहीं है, वो टैक्स का बेनिफिट ही है आपको। मगर अगर आप रिडीम कर लें उसको बिफोर 60, हाँ तो वो आपको कैपिटल गेन्स वो सारी चीजें लगना शुरू होंगी। मैं वैसे दूसरे तरीके से देख रहा हूँ कि जो टैक्स हमें कंपनी देती है, जिस पे हम टैक्स देते हैं, इवेंचुअली कट के ही आता है हमारे पास, हम तो खुद तो नहीं देते। म्यूचुअल फंड्स पे नहीं कटता, देखें, बिकॉज इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, म्यूचुअल फंड जो होता है म्यूचुअल फंड पे नहीं करता या पेंशन पे नहीं कटता? दोनों पे नहीं कटता। अच्छा, कटता ही नहीं है। म्यूचुअल फंड एंड ये जो पेंशन फंड्स होते हैं बाय नेचर ये टैक्स एग्जेम्प्ट एंटिटीज होती हैं। क्यों? बिकॉज हम म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड इज ओनली अ व्हीकल। हाँ राइट तो होता क्या है कि दो लेवल्स हैं, एक फंड का लेवल है, एक इन्वेस्टर का लेवल है। अगर हम टैक्स के हवाले से बात करें, फंड लेवल पे कोई टैक्सेस नहीं होता। हमारा फंड, जैसे हम ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी इनकम आ रही है, हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिविडेंड आ रहा है, कैपिटल गेन्स जनरेट हो रहे हैं, आप बाय सेल कर रहे हैं, ज़ीरो टैक्स। ठीक है जी, फंड के लिए। मगर फंड जब पे आउट करता है अपने इन्वेस्टर्स को, उस लेवल पे टैक्स लगता है, राइट, जिसको हम कैपिटल गेन्स टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं। तो फंड के लेवल पे कोई टैक्स नहीं है, मगर इन्वेस्टर के लेवल पे टैक्स है। बिकॉज अगर फंड के ऊपर भी लगता तो फिर तो डबल टैक्सेशन हो जाती ना, तो डबल टैक्सेशन तो आप नहीं कर सकते। सही है। और मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल जो डेली आपके फंड आपके जैसे डेली आपका डिविडेंड मिल रहा है, ऑब्वियसली उसके ऊपर डेली टैक्स कट रहा है। इंडिविजुअल के लिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा। तो इंडिविजुअल को कौन से लो रिस्क में होना चाहिए जिस पे एटलीस्ट टैक्स भी ना कटे और उसको उसका बेनिफिट भी मिल रहा हो, बेशक वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हो उसमें? देखें, ये जो डेली डिविडेंड फंड्स होते हैं ना, इसका आप समझें कि हु आर दे फॉर? हाँ, दे आर फॉर कॉर्पोरेट्स। हाँ, एंड द रीज़न वाई ये डेली डिविडेंड फंड क्यों है इज़ दैट जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो टैक्सेशन होती है डिविडेंड पे कम होती है, जो विदहोल्डिंग होती है टैक्सेशन की, डिविडेंड पे कम होती है, कैपिटल गेन्स पे ज़्यादा होती है। तो डेली डिविडेंड अगर आप दे रहे हैं तो आपका हमेशा टैक्स कम कट रहा है। तो ये डेली डिविडेंड फंड ये इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। एज एन इंडिविजुअल कॉर्पोरेट को कैसे बेनिफिट है इसमें? बिकॉज इसके अंदर क्या होता क्या है कि जब अगर कॉर्पोरेट जो है कैपिटल गेन्स ले म्यूचुअल फंड से, यानी रिडेम्पशन करके अपना गेन बुक करे, वो कैपिटल गेन बुक करता है, उसके ऊपर उसका 1% विद होल्ड होती है। जब वो डिविडेंड लेता है फंड से तो वो जो परसेंटेज जो विद होल्ड हो रही है वो कम होती है, राइट। तो इट्स बेसिकली डिविडेंड पे 15% विद होल्ड होता है, कैपिटल गेन्स पे 25% होता है फॉर अ कॉर्पोरेट। वो कॉर्पोरेट 25% को बाद में एडजस्ट करा सकता है, मगर अगर उसके पास एडजस्टेबल चीज़ें हैं पीछे, तो कॉर्पोरेट्स प्रेफर करते हैं कि डिविडेंड मिले। तो डेली डिविडेंड फंड्स आर नॉट डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल्स। As an individual, why do you want a daily dividend? You should invest in a fund जो maybe once a year dividend देता हो। हाँ, लो इनकम में भी तो फिर इस तरह के फंड्स हैं जो कि once in a year दे रहे हैं। मनी मार्केट में भी आपको, लो रिस्क कैटेगरी में भी आपको मोस्ट मनी मार्केट फंड्स रेगुलर डिविडेंड्स देते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है ना पाकिस्तान में, वो कहते हैं जी फॉर एग्जांपल 20% के ऊपर हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं, यानी डेली पे आपका बैंक के अंदर आपका कैश आ रहा है। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही है 1 लाख रुपए के अंदर फॉर एग्जांपल 20% पर एनएम के ऊपर जो आपको कुछ पैसे आ रहे हैं, उसमें टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपको कंपैरेटिवली कम रिटर्न मिल रहा है। अगर आपको ऐसे फंड में चले जाएं जिसमें 20% ही है लेकिन वो आपको नहीं दे रहा, ना आपको ज़रूरत है, वो आपको ज़्यादा आपकी वैल्यू रख रहा है, और क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं तो वो री इन्वेस्ट भी हो रहा है, तो वो उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिल रही है। और इस केस में जिन लोगों ने ये भी ऑप्ट किया होगा कि आप हमारा जो डिविडेंड आ रहा है उसको री इन्वेस्ट कर दो, तो आप क्या कर रहे हैं, टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं। टैक्स डिडक्ट के बाद थोड़ी सी अमाउंट आती है, उसको री इन्वेस्ट करते हैं, फिर आपके पास वैल्यू बनती है, फिर क्योंकि कंपाउंड हो जाती है, ज़्यादा टैक्स करता है अगली दफ़ा, उसे फिर वैल्यू कम आती है, फिर आप कंपाउंड करते हैं। लग ऐसे रहा है कि आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन एक्चुअली आपको इम्पैक्ट उसका कम नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एज एन इंडिविजुअल आपके लिए तो बेहतर है कि जिस फंड में डालें जो कम डिविडेंड फ्रीक्वेंसी उसकी कम होनी चाहिए, तो डेली डिविडेंड में ना जाएं। इट साउंड्स गुड, मगर वो आपके लिए नहीं बनाया गया। आप उसके अंदर आप तो जाएं जो मे बी क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली अगर फंड है उससे यू कांट फंड को एट अ मिनिमम एनुअल डिविडेंड देना पड़ता है।
बिकॉज उसकी जो टैक्स एग्जेम्पशन की जो स्टेटस उसको जो मिला हुआ है ना अंडर द लॉ, वो उस बेसिस में मिलता है कि वो अपनी 90% इनकम पे आउट कर दे हर साल। तो एटलीस्ट वंस ए ईयर अगर इनकम बनाई है फंड ने, उसको पे आउट एक दफ़ा तो करना है साल में। तो एज एन इंडिविजुअल आप उस फंड में जाएं, डोंट गो इनटू द डेली डिविडेंड फंड, आपके फ़ायदे में नहीं। नॉर्मली मैंने सरमाया पे, क्योंकि इन लो रिस्क को मैंने मैप भी किया हुआ ना, तो ज़्यादातर ना फ्लैट लाइन नहीं होती है। 100 से 100.2 हो गए तो 0.2 का डिविडेंड दे दिया, अगेन 100 पे हो गए, वो और लोगों को नज़र ही नहीं आता इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, कि ये क्या है, इसका वो आता है। ठीक है, तो ये चीज़ ना एक समझने की ज़रूरत है लोगों को। और एक जो आपने बात की है कि द गेन ऑफ इन द म्यूचुअल फंड, वेयर कैन बी इट एडजस्टेड, अगर आप एज एन इंडिविजुअल भी हैं। बिल्कुल। तो इसके अंदर अब देखें, इसके अंदर इंडिविजुअल के लिए वन इज़ के आप डेली डिविडेंड के पीछे ना भागें, इवन आप लो रिस्क में अगर आप कर भी रहे हैं इन्वेस्टमेंट। द अदर थिंग इज़ कि इंडिविजुअल के पास अगर सपोज़ कोई लॉसेस खड़े में, ठीक है जी, सपोज़ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे ओवर द लास्ट सपोज़ 5 years, अनलेस यू आर वेरी गुड एट व्हाट यू डू, कुछ ना कुछ लॉसेस तो आपके शायद होंगे जो आपने रियलाइज़ किए हुए होंगे। पाकिस्तान में अंडर द टैक्स लॉ यू आर अलाउड टू कैरी लॉसेस फॉरवर्ड फॉर आई थिंक 3 years, कि आपके जो अगर आपने स्टॉक मार्केट में कोई कैपिटल लॉस किया है, आप तो उसको 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि वो एडजस्टेबल हो सकता है, और वो एडजस्ट किस चीज़ से हो सकता है, कैपिटल गेन से। तो ऑफन लोग अब क्या करते हैं कि अगर उनकी स्टॉक मार्केट में कैपिटल लॉसेस हैं तो वो मनी मार्केट फंड्स में पैसे डालते हैं, जो कैपिटल गेन वहाँ से होता है उसको वो इस्तेमाल करते हैं टू ऑफसेट द लॉस। तो जो कैपिटल गेन्स का जो टैक्स है फिर उसको वो कम करते हैं उसकी लागत। मुस्तफ़ा भाई, अगर इसका मतलब ये है, अगर मेरा 1 million रुपीज़ का प्रॉफिट है, कैपिटल गेन टैक्स 1 million का, चले 15% लगा ले, आपका 1.5 लाख रुपए का टैक्स आपका कटा है, सो दैट मीन्स कि स्टॉक मार्केट पे मेरा 1.5 लाख रुपए का लॉस है और मैं 1.5 लाख रुपया बुक करता हूँ, तो क्या मैं वो 1.5 लाख रुपया वापस ले लूँगा फिर? तो इसके अंदर होगा क्या कि बेसिकली अगर सपोज़ मेरे पास लॉस सपोज़ है कि जी मैंने स्टॉक मार्केट में मैंने लॉस किया 100 रुपीज़ का, ठीक है जी, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो लॉस मेरे पास है, लास्ट 3 years में मैंने किया हुआ है, तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ ऑफसेट करने के लिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो 100 रुपीज़ का लॉस है, अब मेरे पास सपोज़ मैंने मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट किया, मेरे पास 100 रुपीज़ का गेन खड़ा हो गया। अब नॉर्मली आपके पास जो कैपिटल गेन्स टैक्स जो लगता है डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, 15 या 10% आपके ऊपर लागू होता है एज एन इन्वेस्टर। तो यू कैन ऑफसेट दैट 10 to 15% जो लगेगा उस 100 रुपये के गेन पे, यानी 10 से 15 रुपये जो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप उसको नेट ऑफ कर लें कि जी ये मेरे 100 रुपये का लॉस था, ये मेरा 100 रुपये का गेन है, तो ये जो 15 रुपये जो कैपिटल गेन्स आप क्लेम कर रहे हैं ना, ये आप इसकी नेटिंग कर लेते हैं। ये एक्चुअली अगर आप करें भी, ये एक्चुअली एक ऑटोमेटेड सिस्टम भी है हमारे पास नहीं, हमारे पास एज एन नहीं, इंडस्ट्री के पास है जो नेशनल क्लियरिंग करता है। नेशनल क्लियरिंग के पास UIN होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक बंदे का जो CNIC से टैग्ड होती है। तो चाहे आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, उसको पता है कि ये एक ही बंदा है। तो अगर आपके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में लॉस 100 रुपीज़ का हुआ है और आपने सपोज़ म्यूचुअल फंड में 100 रुपीज़ का गेन कमाया, और सपोज़ उसके अंदर कैपिटल गेन्स उस टाइम पर कट भी गया, कटेगा, ये नहीं कि नहीं कटेगा, होगा क्या कि नेशनल क्लियरिंग का सिस्टम उन दोनों को मैच करेगा, कहेगा अच्छा ये 100 रुपीज़ का लॉस है, 100 रुपीज़ का गेन है, इसका 15 रुपये का टैक्स जो कटा है ना, ये मैंने रिफ़ंड किया है। वो प्रॉब्ली विद इन 3-4 months वो रिफ़ंड करके आपकी किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फ़ंड में वापस वो गिर जाएगा। फिर आपकी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो आपको बताएगी सर ये आपका 15 रुपीज़ का रिफ़ंड आया है जो आपका टैक्स अर्लियर कटा था, आपका इसका क्या करना है, आपको हम कैश दे देते हैं, आप चेक ले लें हमसे, या हम फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं आपके लिए, वो आप ऑप्शन आपके पास। और दिस इज ट्रू फॉर कॉर्पोरेट्स एज वेल। यस, कॉर्पोरेट्स, एवरीवन, बिल्कुल कॉर्पोरेट्स के लिए भी है। ये जो एक आध दिन थोड़ा डिप आता है मार्केट में, कभी वो एडजस्टमेंट ही हो रही होगी शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी की। लोग अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। ज़बरदस्त। एक जो चीज़ मैंने लेक्सन फंड में ख़ास तौर पे मैं ख़ुद काफ़ी उसको देखकर मुझे खुशी भी हुई, और मुझे ये भी था कि यहाँ पे ना आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि सर हमें बताएं कि आप पाकिस्तान से बाहर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड पीपल आर फाइंडिंग वेज ऑफ बेसिकली ओपनिंग एन अकाउंट, टर्निंग देयर मनी इनटू डॉलर्स एंड डॉलर्स टू बाहर, फिर बाहर जाके सोर्स ऑफ को करना, फिर प्रूव करना, फिर वापस लाना, बड़ा औखा काम है। लेकिन आपके केस में जो आपका एक फ़ंड है लेक्सन का डेवलपमेंट फ़ंड, मैं स्टडी ही कर रहा था जब मैं प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा था, एंड आई वाज सरप्राइज। खैर मैं 1.5-2 साल पहले देख रहा था कि कंपनीज़ लाइक फेसबुक, कंपनीज़ लाइक नेटफ्लिक्स, कंपनीज़ लाइक गूगल,
देयर इज़ अ फंड इन पाकिस्तान जहाँ पे आप लोकली इन्वेस्ट करें और वो फंड इंटरनेशनली जाके आपके पैसे को री इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट दे रहा है। मुझे नहीं पता अभी कि उसमें कंपोजर क्या है, लेकिन वो मेरे भाई जो नीचे कमेंट में लिखेंगे कि भाई कैसे इन्वेस्ट करते हैं, सो देयर इज़ ए वे फ्रॉम लैक्सन, और अगर आप उसमें थोड़ा बता दें कि वो किस तरह जी आपने जी किया हुआ है। बिल्कुल। तो हमारा ये फंड है लैक्सन एसेट एलोकेशन डेवलप्ड मार्केट्स फंड। तो ये एसेट एलोकेशन कैटेगरी में फॉल होता है, हाई रिस्क मार्केट है फंड। इसके अंदर जो यूनिक फीचर है परहैप्स अमंग्स द इंडस्ट्री इज़ दैट के अप टू अराउंड 30% इसका जो पोर्शन है हम बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉट 100% बट अप टू 30%। तो इसका क्या मतलब है, और बिकॉज इसका नाम डेवलप्ड मार्केट्स है, दैट मीन्स डेवलप्ड मार्केट्स के एक्सपोजर्स हम लोग ले सकते हैं। डेवलप्ड मार्केट्स कौन सी होती हैं? यूएस, वेस्टर्न यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर जनरली कंसिडर्ड डेवलप्ड मार्केट्स। तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो एक्विटी हो, फिक्स्ड इनकम हो, वट हो, उनके इंस्ट्रूमेंट्स हम पिकअप कर सकते हैं। तो फॉर एन इन्वेस्टर आपको दो फ़ायदे हो रहे हैं। वन इज़ दैट आपको एक करेंसी का हेज मिल रहा है, विच इज़ लाइक यू सेड कि जी आज सब यही कह जी डॉलर का एक्सपोजर कैसे मिल रहा है। और एक जो फ़ायदा जो इन्वेस्टर्स को शायद मैं बताऊं इज़ दैट कि जैसे इंटर बैंक में अगर 330 है और सॉरी ओपन मार्केट में 330 है अगर, या 325 जो भी आज रेट चल रहा है, और इंटर बैंक में 305 है, तो आज जब आप इस फंड में आते हैं तो आपको जो डॉलर की जो वैल्यूएशन जिस पे आप एंट्री लेते हैं वो 305 पे आपको मिलता है। तो डॉलर मार्केट में नहीं देखना, फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आप, मैं तो एज अ, ये तो खैर ऐसे ही हम बात करें एज अ स्ट्रैटेजी कि अगर आपको नज़र आए कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट का स्प्रेड बहुत बढ़ गया है और आपको लगे कि ये अब नैरो होगा, यानी इंटर बैंक ऊपर जाएगा, तो वो अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, बिकॉज आपको पता है कि इंटर बैंक एकदम से नहीं, लास्ट टाइम जब हमारी आपकी स्पेस भी हुई थी और मैं जब उसको देख रहा था और एकदम जब डॉलर, जब हम कह रहे थे नहीं ये 200 पे आएगा और 200 पे नहीं आया और एकदम उसने स्पाइक की तो आपके लैक्सन एसेट एलोकेशन डेवलप फंड में भी वो स्पाइक नज़र आई। जी 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 बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल में को रिलेट करिए डॉलर की प्राइस के साथ। बिल्कुल। इवन आपकी जो जून की क्लोजिंग में जो आपने डिविडेंड दिया उसके ऊपर वो 18 रुपये के 16 रुपये का तो डिविडेंड था आपका 100 और समथिंग पे, विच ट्रांसलेट इनटू लाइक 15% जो आपने इन्वेस्टर्स को वापस भी किया है। बिल्कुल। आप इसका वैसे अगर आप मंथ टू मंथ ट्रैक भी करें ना, यू विल सी द डॉलर इम्पैक्ट इन इट। तो जैसे अभी रिसेंटली देखें जुलाई में हुआ 285 से था वो 275 हुआ और फिर वो वापस 285 तक रिकवर कर गया। तो उस टाइम पे अगर आप फंड का रिटर्न देखें वो थोड़ा सा डिप्रेस था। अब आप अगस्त में उसको देखें कि आप 285 से यू वेंट अप टू अराउंड 300 या जो भी हुआ, तो उसके अंदर आपने देखा कि फंड का रिटर्न एकदम से बढ़ना शुरू हो गया। तो ऑब्वियसली जब 30% डॉलराइज्ड है तो उसके अंदर आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट। द अदर थिंग इज़ दैट कि पहले हम लोग एंड दिस इज़ मोर टैक्टिकल कि हमारी करंट एलोकेशन या एक्सपोजर क्या है, कि पहले हम एक्विटीज़ में होते थे, S&P में हम एक्सपोजर लेते थे, नास्डैक में लेते थे उनकी कंपनीज़ के अंदर। आजकल हम एंड वन ऑफ द रीजंस आल्सो वाज दैट कि एक तो हमें मार्केट्स वहाँ की बड़ी अच्छी लग रही थी, सेकेंडली जो फिक्स्ड इनकम के ऑप्शंस आपके पास नहीं थे बिकॉज वहाँ पे 0% इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट था। अब तो इंटरनेशनली भी आपको 5-6% का रेट मिल रहा है। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस वो यही है कि जी अभी हम एक्विटी का एक्सपोजर, बिकॉज हालात पाकिस्तान में तो खैर हमें पता ही है, इंटरनेशनली भी अनसर्टन है। तो फॉर अस एज इन्वेस्टर्स इट मेक सेंस कि यार 6% अगर आपको मुझे डॉलर यील्ड मिल रही है और क्या कहते हैं मुझे US डॉलर एक्सपोजर भी मिल रहा है, तो इट्स अ गुड बेट फॉर माई इन्वेस्टर्स कि जी मैंने आपके डेवलप मार्केट फिक्स्ड इनकम में मैंने डाल दिए पैसे। तो अब इसके अंदर आपको दो फ़ायदे हो सकते हैं, एक तो 6% आपको जो यील्ड मिलेगी वो इनकम मिलेगी, और अगर रुपया वीकन हो गया तो वो ऑन टॉप है आपको। तो वो एक करंट स्ट्रैटेजी है। हमें जब लगेगा कि सपोज वहाँ इंटरेस्ट रेट पीक होकर नीचे आ रहे हैं तो मे बी हम एक्विटीज़ में वापस चले जाएंगे, बैक इनटू फेसबुक, गूगल, उस तरह के नाम पे हम वापस लेंगे। तो वो स्ट्रैटेजी फंड मैनेजर की चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द व्यू। मगर फॉर इन्वेस्टर्स जिनको एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कि जी मुझे इंटरनेशनल मार्केट्स का एक्सपोजर चाहिए और सेकेंडली मुझे करेंसी का हेज चाहिए, वो उनके लिए एक अच्छा है। तो हम ये कहते हैं कि अपने लुक एट इट एज अ पोर्टफोलियो रादर देन स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट, कि यार अगर मैं हर चीज़ पाकिस्तान में मेरा एक्सपोजर है तो आप इस फंड में अगर थोड़ा सा एक्सपोजर ले लें तो आपको एक हेज मिल रहा है, राइट, जो आपने भी पहले बात करी थी कि आप हेज ढूंढते हैं। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक इट्स अ गुड वो कि जी जब आपको पता है कि जब पाकिस्तान की मईशत या इकॉनमी अंडर प्रेशर होगी तो वो जो 30% उसका जो इंटरनेशनल एलिमेंट है वो उसको बूस्ट दे रहा होगा। तो इवन ओवर द लास्ट 5 years उसने, बिकॉज करेंसी जनरली प्रेशर में रही है एंड एक्विटी मार्केट्स US में स्पेशली हैव डन वेल, तो उसका रिटर्न भी माशाल्लाह आई थिंक इट्स डबल्ड अप इन द लास्ट 4-5 years।
और मेरे ख्याल में सबसे ज़बरदस्त बात जो इस चीज़ की फिर अगेन यही आ जाती है कि शायद एज एन इंडिविजुअल मुझे ये नहीं पता कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है। मैं तो गूगल को गूगल ही देख रहा हूँ, फेसबुक को फेसबुक ही देख रहा हूँ, एप्पल भी काफ़ी नीचे आया, नेटफ्लिक्स ने काफ़ी डिप किया, बट देयर इज़ ए फंड मैनेजर जिसने ये देखा कि यार इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, तो द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द मनी इज़ टू गेट इन टू द मनी साइड रादर दैन कीपिंग एक्सपोजर। और मेरे ख्याल में जो आपका रिमेनिंग 70% है वो भी आपका मनी मार्केट या इनकम फंड इसी वाले उसमें हो जाएगा, टी बिल्स वगैरह में आपका बिल्कुल। तो इन्वेस्टेड जो है। 70% जो बाकी है, हमने सिर्फ 30% की बात करी, जो बाकी 70% है वो जनरली ट्रेजरी बिल्स में रहता है, पाकिस्तानी ट्रेजरी बिल्स का। सो इसका मतलब ये है कि अगर इस फंड ने 200 के डॉलर पे इनकम फंड पे भी किया, रिमेनिंग पे भी अगर मैं अभी के टाइम पे देखूँ तो 20% ऑफ द 70% पे मिल रहा है, डॉलर के 30% पे डॉलर का इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है, ऑन टॉप ऑफ इट आपको डॉलर बेस पे 6% की यील्ड भी मिल रही है। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो कंपैरेटिवली तो आप तो बीट कर रहे होंगे सारों को शायद। बिल्कुल। आई थिंक इसके अंदर अच्छी यील्ड आपको अब मिलेगी। अब इसके अंदर जो मेन वो होगा कि जी पूरे साल में रुपया कितना डिप्रिशिएट होता है, वो आई थिंक इन्वेस्टर की अपना एक शायद व्यू है। अगर सपोज लोग कंसर्न है कि नहीं जी रुपया वैल्यू लूज़ करेगा तो कंसिडर कर लें इस फंड को, मगर इसके अंदर डेफिनेटली लाइक आई सेड हाई रिस्क कैटेगरी फंड है। तो अगर सपोज़ कल रुपया 305 अगर आज इंटर बैंक में सपोज़ ये वापस 280 हो गया तो आपको फंड में लॉसेस भी नज़र आएंगे, बिकॉज ज़ाहिर हमारी जो डॉलराइज्ड है जो 305 पे मार्क हुई हुई है वो 285 पे आ जाएगी। तो इट वर्क्स बोथ वेज। करेंसी पे अगर आपका व्यू ये है कि जी करेंसी स्लिप होती रहेगी तो दैट इट्स अ फंड टू कंसिडर, बिकॉज द गुड थिंग अबाउट द फंड इज़ इन दैट सेंस इज़ दैट कि ये 100% रेगुलेटेड फंड है ना, SECP। ये वो टेंशन नहीं है ना, आपने बाहर जाना है, अगर आपको कल को बेहतर लगता है कि नेटफ्लिक्स गूगल इज़ नाउ अवेलेबल एट ए गुड प्राइस और टाइम भी उनका भी इंटरेस्ट रेट और वो नीचे आ रहा है, तो वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन। तो रादर देन पीपल कमिंग कन्वर्टिंग द मनी, पहले तो डॉलर ढूंढ रहे हैं, फिर वो अकाउंट खोलना ढूंढ रहे हैं, फिर वो इरेगुलेटेड वे में बाहर जा रहे हैं, और फिर जाके लेकर अगर वो बुक भी करते हैं तो उसमें काफ़ी मसले मसाइल हैं। तो वाई नॉट यू इन्वेस्ट इन द लोकल मार्केट्स एज वेल। और लोकल मार्केट में आपने क्या रुपये को डालना है, रुपया ऑटोमेटिकली, और मेरे ख्याल में तो वो जो आपका रिस्क ऑफसेट हो जाता है ना 70% तो आपने लो रिस्क में किया हुआ है। सो इट सेल्फ एक एसेट एलोकेशन ही बन गई है कि 30% एक्सपोज इन डॉलर बेस इनकम। कभी अभी आपकी लो रिस्क के अंदर है, कल को आप हाई रिस्क में आ जाएंगे, और ऑन टॉप ऑफ इट 70% को आपने हेज किया हुआ है कि आप उसको एक किस्म का वो दें। एंड आई थिंक फॉर इन्वेस्टर्स जो एक अच्छी चीज़ वो ये है कि अदर देन द प्रोडक्ट के अपने जो थोड़े से यूनिक फीचर्स हैं इज दैट के फुली रेगुलेटेड, फुली अप्रूव्ड। तो इसके अंदर कोई यानी 100% ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर एज पर द लॉ हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर कोई ये नहीं है, जैसे आपको पता है लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने किसी के अकाउंट में डाले, उसने कहीं ट्रांसफ़र किए, कहीं कुछ हुआ, आपको नहीं पता वो पैसे किस तरह काम मूव हो रहे हैं। तो इन दिस ऑपरेट्स फुली एज पर द, हमारे पास सारी अप्रूवल्स हैं इसको रन करने की। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टर परस्पेक्टिव जो आपका पैसे की जो प्रोटेक्शन है, आपको पता है कि यार ये 100% लीगल है, 100% रेगुलेटेड है, स्टेट बैंक की SECP की इसकी मॉनिटरिंग है, एज जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड जैसे है वो ऑपरेट कर रहा है। द ओनली थिंग इज़ कि जी 30% इसके पास डॉलर एक्सपोजर है। ज़बरदस्त। आखिर में मैं टच बेस करना चाहूँगा, अब आप आए हुए थोड़ा सा अपने इकॉनमी को तो टच बेस किया, लेकिन व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द करंट इकॉनमी, और थोड़ा अगर ग्लोबल तरीके से भी अगर आप उसका बताएं कि उस पर आपका क्या व्यू है कि क्या चीज़ें चल रही हैं अभी। देखिए आई थिंक अभी मार्केट्स में काफ़ी पैनिक है लास्ट 2-3 वीक्स स्पेशली। अगर हम देख रहे हैं कि जी ज़ाहिर बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन प्रॉब्ली आप सितंबर में देखेंगे नंबर आपको वापस ऊपर नज़र आएगा। जो अभी ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, मई में 38-39% था, लास्ट जो अगस्त का नंबर आया 27 और था, ये प्रॉब्ली सितंबर में आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आएगा नंबर, मे बी अबव 30 अगैन। डॉलर ऑब्वियसली क्विकली मूविंग 285 से 305 हो गया ओपन मार्केट में, तो हमें पता ही है कि जी 325-330 पे चला गया। तो देयर ये एक जो पैनिक हमें नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। अब इसके अंदर हमारा जनरली क्या होता है कि जी वो पैनिक सही हुआ या गलत हुआ, पहले तो हम ये देख लें कि जी वो सही हुआ या नहीं हुआ। आई थिंक कि जो पैनिक हो रहा है वो इट इज़ प्रॉबली, इसको हम कहते हैं ये सेल्फ सस्टेनिंग होता है, राइट। एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट होता है कि वो स्टार्ट होता है और वो अपनी लाइफ वो क्रिएट करता जाता है, और फिर वो इतना बड़ा हो जाता है, उसका जो बलून होता है, कि उसका रियल इम्पैक्ट मार्केट्स पे, इकोनॉमी पे, सेंटिमेंट पे आपको हर जगह नज़र आ रहा होता है। और उसको एक दफ़ा वो अनकंट्रोलेबल हो जाए तो उसको कंट्रोल करना फॉर गवर्नमेंट और एनीबडी बहुत मुश्किल होता है। वी सीन दिस इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कि जब सेंटिमेंट आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना, और इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर जाए और करेंसी
स्काई रॉकेट कर जाए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट देन उस चीज़ को वापस पकड़ना और कंट्रोल करना. तो आई थिंक पाकिस्तान में अभी एक थोड़ा सा ये पैनिक मचा हुआ है. द वे आई लुक एट इट कि देखें, हम जब इसको देख रहे थे वो ये था कि जी हम IMF में जा रहे हैं. आपको याद है अराउंड ईद ये आई थी ना कि डील हो गई है. तो हमारा व्यू क्या था कि जी 2-3 चीज़ें होनी है जी. एक तो ये होना है कि आपने गैस और बिजली के रेट बढ़ाने, वो तो हमें पता है ना, दिस मोस्ट ईजी थिंग टू प्रोडिक्ट. IMF में आप जा रहे हैं तो वो बढ़ना है. आपके पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, डीजल के रेट बढ़ेंगे, बिकॉज PDL आपने बढ़ाना है. ठीक है जी. आपने अपनी करेंसी को आपने मार्केट पे छोड़ना है. और हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे IMF में चले गए. इनिशियली सेलिब्रेट आवाम सारी खुश हो गई थी कि ईद होगी हमारी. आप जरा स्टॉक मार्केट भी बड़ी खुश हुई, 40 से 49,000 तक गई थी, हमने देखा था. बड़ी मिठाइयाँ बटी थी. बट ये 2-3 चीज़ें तो थी ना कि जी गैस बिजली पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे. आपने करेंसी को यानी जो इंपोर्ट कंट्रोल्स आपने जो लगाए हुए थे कि आपने रोके हुए थे वो आपने ईज़ ऑफ करने ग्रेजुअली मैनर में, तो करेंसी को पे भी प्रेशर आएगा. और आपने जो इंटरवेंशन हम करते हैं ना, जो हमने प्रीवियस गवर्नमेंट्स में भी देखा था कि जी डॉलर को रोक के रखते हैं, वो आपने नहीं करना. राइट. ये चीज़ें हमें पता था कि होंगी. राइट. और ये इसके अंदर कोई हमारी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ हमारा कोई बड़ा ज़बरदस्त व्यू था. ये हर IMF प्रोग्राम में होता है और ये अभी भी हो रहा है. IMF और नो IMF ये तो चीज़ें हो ही रही हैं. तो ये चीज़ें होनी थी. इससे क्या होना था कि जी डॉलर के ऊपर भी प्रेशर आना था, महंगाई पे भी प्रेशर आना था. तो लोगों को तकलीफ़ तो होनी थी और हो रही है और आगे भी अनफॉर्चुनेटली होगी. अब इसके अंदर जो पैनिक है आई थिंक वो ये है कि जी जो करेंसी जो इनसे संभल नहीं रही, उसके ऊपर आई थिंक थोड़ा सा पैनिक हो रहा है. पाकिस्तान में जो करेंसी मार्केट्स होती हैं बड़ी छोटी होती हैं, तो इनकी मूवमेंट जो है बहुत जल्दी बहुत वॉलेटाइल होती हैं कि थोड़ा सा प्रेशर डिमांड डॉलर का आया, एकदम से आपकी मार्केट मूव करना शुरू हो गई. एकदम से सप्लाई आ गई, सपोज एक्सपोर्टर्स ने पैसा छोड़ दिया, वो एकदम से डिप्रेस हो गई. तो ये ऊपर नीचे भी बहुत तेज़ी से जाती है. इन टर्म्स ऑफ ऑन ग्राउंड what has changed in the last 2-3 weeks? I would say not much. From a macro perspective, broader बहुत बड़ी पिक्चर अगर मैं पाकिस्तान को टॉप डाउन देख रहा हूँ, पाकिस्तान में अभी चेंज क्या हुआ है लास्ट 3-4 हफ्तों में. कितना पैनिक एकदम से हो गया. जुलाई वॉज फील गुड, बड़े लोग थे ऑप्टिमिस्टिक कि जी चीज़ें संभल जाएंगी. एंड ऑफ अगस्त में एकदम से ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान में कि जी सब कह रहे हैं तबाह होगा. नथिंग हैज़ हैपेंड. आपके रिजर्व्स विच इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर पाकिस्तान, जो 4 से 8 हुए थे वो आज भी वहीं खड़े हुए हैं, 7.25 होंगे आज. IMF में आपने साइन कर लिया था कि जी डिफ़ॉल्ट से बच गए. IMF प्रोग्राम में आप अभी भी हैं. नेक्स्ट ट्रांच यस उसकी नवंबर-दिसंबर में है, मगर यू इन द IMF प्रोग्राम. आई थिंक आप इसको फेजेस में देखें. फ़ेज़ 1 क्या था? सेव योर सेल्फ फ्राम डिज़ास्टर और इन डिफ़ॉल्ट. वो आपने कर लिया. आपने IMF साइन किया, आपको $2-3 बिलियन अदर सोर्सेज से भी मिल गए. आपने रिजर्व्स 4 से 8 कर लिए. आपने कहा कि जी डिफ़ॉल्ट से हम बच गए. राइट. दैट वाज फेज़ 1. उसके ऊपर लोगों का सेंटिमेंट बेहतर हुआ, मार्केट ने 20% की रैली भी दी. राइट. अब हम आ गए फेज़ 2 के अंदर. फेज़ 2 इज़ कि कैन यू कंटिन्यू कि जो आपकी जो डॉलर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको सप्लाई ऑफ डॉलर्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ एड, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, आप जो भी व्हाटएवर फॉर्म इट इज़, वो आप गिवन द करंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैन यू कंटिन्यू दैट और नॉट. वो फेज़ 2 की एग्जीक्यूशन के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं. एंड आई थिंक वो जितनी डिले होती जा रही है लोग पैनिक कर रहे हैं कि जी ये तो हो ही नहीं रही. तो द क्वेश्चन इज़ कि कितनी जल्दी वो जो फेज़ 2 की जो डील्स हैं, हमने सॉवरेन वेल्थ फंड सुना, SIFC सुना, रिकोडेक्स सुना, कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में सुना, माइनिंग के बारे में सुना, रिफाइनरी के बारे में सुना कि जी ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने साइन करने हैं, डील्स करनी है. नाउ इट इज़ ऑब्वियसली अप टू द पॉलिसी मेकर्स, टू द गवर्नमेंट के कैन यू एक्सिक्यूट, कैन यू चेंज द सेंटिमेंट. बिकॉज आप सेंटिमेंट चेंज कर दें, और पाकिस्तान का सेंटिमेंट चेंज होने में आपको पता है कि टाइम नहीं लगता. हम अभी देख ही रहे हैं ना, जुलाई में यूफोरिया, अगस्त में पैनिक. जबकि इफ़ आई कंपेयर पाकिस्तान टू 2 months अगो कि जब हम मई जून में थे, उस टाइम पे तो बड़ा उस टाइम पे तो रियल पैनिक, एक्सट्रीम पैनिक. उस टाइम पे तो हमें भी यही हो रहा था कि IMF आपने नहीं किया तो जुलाई अगस्त में आप डिफ़ॉल्ट हैं. राइट. वो चीज़ आपने ओवरकम कर ली. एटलीस्ट आपका डिफ़ॉल्ट का तो एटलीस्ट फॉर नाउ ख़त्म हो गया जी. तो यू आर सेफ फॉर नाउ. अब ये कि सेंटिमेंट बड़ी एक वो फिकल चीज़ है कि वो एकदम से पलट जाती है. तो वो अभी अनफॉर्चुनेटली पैनिक है.
और ये गवर्नमेंट का चैलेंज है. अब पॉइंट ये भी है कि इट डजंट रियली मैटर कि जी ये पैनिक जो लोग कर रहे हैं वो सही किया या गलत किया. द रीजंस डोंट मैटर ना. अब आपने पैनिक कर लिया है तो अब अगर आपने इस पैनिक को कंट्रोल नहीं किया तो वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता जाएगा, राइट. कि जी डॉलराइजेशन, आपकी फ्लाइट ऑफ कैपिटल, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, के जी जैसे हम देख रहे हैं लोग काफ़ी डिस्पोंडेंट हैं. तो आई थिंक गवर्नमेंट का मेन जॉब एट दिस पॉइंट, अगर उसने इकोनॉमी को संभालना है, अदर दैन यस जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो आप करेंगे, मगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के साथ आपने लोगों को अश्योरेंसेस देनी होती हैं. बिकॉज एंड स्पेशली मार्केट्स तो इसी पे चलती हैं, सेंटिमेंट एंड होप एंड फियर एंड ग्रीड. ये ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन साइकोलॉजी है. जो इन्वेस्टर या फंड मैनेजर होता है उसको साइकोलॉजिस्ट आई थिंक कोर्स एक मैंडेटरी कर देना चाहिए हम लोगों को कि साइकोलॉजी का कोर्स आप करें, अंडरस्टैंड सर मार्केट साइकोलॉजी समझा देती है. वो आपको खुद अंदाजा हो जाता है. वो जितनी वो ऊपर उठाना फिर नीचे गिराना फिर ऊपर उठाना, वो तो मैं तो कह रहा हूँ जो बेचारे 3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उनकी ऑटोमेटिकली एक मेंटल सॉर्ट ऑफ एक वो. आप सही कह रहे हैं. आई थिंक द अदर थिंग इज कि जो करंट क्रॉप ऑफ इन्वेस्टर्स जो है ना, अगर आप पाकिस्तान की मार्केट्स भी देखें तो 1990s में एक था डेकेड जहाँ मार्केट्स बस ये थी फ्लैट, ठीक है ना. ये बेसिकली 99-2000 के बाद मार्केट्स ने अपना रन स्टार्ट किया है एंड देन वी पीक्ड एट 52,000 2017 में. तो आई थिंक मार्केट में अब ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं हैं जिन्होंने इतनी लंबी मंदी देखी है कि 2017 के बाद आप 52 पे थे और आज आप 45 पे हैं. तो आप 6 साल से बेसिकली आप बेयर मार्केट में. आई थिंक पाकिस्तानी इन्वेस्टर ने इतनी लंबी मार्केट, बेयर मार्केट नहीं देखी. जब भी डिप्स आए, 2005 में क्रैश आया था, 2008 में क्रैश आया था, बीच में 2012-13 में भी अप एंड डाउन्स हुए थे. दोज वर ब्लिप्स आपके दिमाग में. 2008 का क्रैश था, मार्केट आपको 70% डिक्लाइन हो गई थी. 15,500 से जो उसका पीक था 5,000 पे इसने अपना बॉटम मारा था. मगर जनवरी 2009 में जो इसने 5,000 का पीक मारा था, बाय 2017 अप्रैल में 50,000 10x हो गई वहाँ से मार्केट. तो इवन जब डिक्लाइंस आए और 70% के जैसे ये डिक्लाइन आ गया, मगर वहाँ से रिकवरी बहुत तेज़ हुई. फिर 26-77 पे भी गए हम 52 के बाद, जब ये कोविड से पहले. और फिर वहाँ से भी अभी हम 45. तो आई थिंक लोग, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, ये एक नेचुरल चीज़ है भाई. आप 5-6 साल से किसी चीज़ में मंदी देख रहे हैं या पैसे नहीं, आप दूसरा ये भी देखें, मार्केट को इंडेक्स से ना देखें आप. ये देखें कि कंपनी जो अंडरलाइन चल रही हैं, जब 52 किया था तो 12 के पीई पे था, आज आप 47 पे बैठे हैं. 8,000 का डिफरेंस है, लेकिन आपकी जो पीई है वो 1/3 पे चली गई है. 3 से 4 के 4 पे आप बैठे हुए हैं. तो अगर आपने सिर्फ 12 पे जाना है, या इवन आप जो एवरेज 6 से 9 के राउंड होते हैं, अगर आप उसको भी टच करेंगे तो ये 70-80 हज़ार तो कहीं भी नहीं गए हुए हैं. ऑन टॉप ऑफ इट आप अंडरलाइन कंपनीज देख लें, प्रॉफिटेबिलिटी इधर पहुंची हुई है, सेंटिमेंट इधर नीचे पहुंचे हुए हैं, मार्केट कहीं शेकी उसमें उसके ऊपर है. लेकिन विन एक्चुअली मार्केट तो रिप्रेजेंट करिए कि कंपनीज कैसे परफॉर्म करिए. कंपनीज आउटस्टैंडिंग, यानी किस तरह के डिविडेंड, किस तरह के, कोलगेट को देख लें आप, किस तरह का उसने परफॉर्म किया है. चीज़ें तो चल रही हैं. लगता है ऐसे है मार्केट के ऊपर जैसे, और हमने उसको ना नंबर गेम रखा हुआ है कि ये मार्केट है, जिस दिन बायर ज़्यादा आ गए थोड़ी ऊपर चली गई, सेलर ज़्यादा आ गए थोड़ी नीचे चली गई. लेकिन अगर आप उसको फंडामेंटली कंपनी के पर्सपेक्टिव से लेकर रखें तो चीज़ें इतनी सस्ती मिल रही हैं अभी भी आपको. मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कहीं भी इतना डिविडेंड यील्ड होगा जिस तरह यहाँ पे. अभी पावर पे हम रो रहे हैं और पावर की कंपनीज़ ने 16-16, 17-17 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ है. सो मेरे ख्याल में पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि रिस्क है इसमें, नो डाउट, लेकिन यू नीड टू बी इन्वेस्टेड. जिस दिन अभी जुलाई का थोड़ा सा आपने देखा है, एंड द टाइम इट विल बेसिकली टेक ऑफ, यू माइट बी लेट इवन थिंकिंग टू गेट इन, बिकॉज यू ऑलवेज थिंक कि अभी और गिरेगी तो मैं आऊँगा. फिर शायद आपको ये अपॉर्चुनिटी उस तरह ना मिले जिस तरह की अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है. आप जो बात कर रहे हैं, you're absolutely right कि in terms for a long term investor, right, they dream of opportunities कि उनको इस तरह की मार्केट का एक्सेस मिले या इस वैल्यूएशन पे उनको एक्सेस मिले कि जी मल्टीपल 2, 3, 4 के. तो दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग पीपल शुड कंसिडर कि जी अगर आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपनी सरमायाकारी करनी है तो आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट को असेसमेंट करें, बिकॉज इस तरह के चांसेस शायद वंस इन अ डेकेड आपको शायद मिलते हैं. द अदर थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ दैट कि मार्केट में 2 चीज़ें आप जनरली देखें, अगर आपने ध्यान बनाना है कि जी फ्यूचर प्राइस एक्शन किस तरह होगा. एक तो फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके ऊपर आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी या डिस्काउंट कितना
करंटली चल रहा है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, जैसे आपने वैल्यूएशन का हवाला दिया कि जी मल्टीपल जो 10 का था वो आज 3 का है। तो एक तो ये है कि जी एक फंडामेंटली बहुत डिस्काउंट पे मार्केट। दी अदर थिंग इज़ कि आप लिक्विडिटी को देखें। अभी क्या है कि लिक्विडिटी जो है मार्केट से निकल चुकी है बिकॉज सब 22% रेट पे पैसे लगा रहे हैं और लोग कह रहे हैं मैं रिस्क ही क्यों लूँ, 22% मिल रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, कितना तीर मार लूँगा, 30% मैंने बना लिए इतनी मेहनत करके, तो बेहतर नहीं है कि 22% विदाउट टेंशन में कमाऊँ। ये बहुत सी लोगों की थिंकिंग है एंड ऑनेस्टली यू कैन नॉट फॉल्ट एन इन्वेस्टर फॉर थिंकिंग लाइक दैट। यू कैन से कि जी इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, मगर आप फॉल्ट नहीं कर सकते किसी को, यार आप स्टूपिड हैं कि आप ये कर रहे हैं। इट मेक्स सेंस, इट्स लॉजिकल, राइट, इट्स अ सेफ थिंग। मगर अगर आप लिक्विडिटी देखें, मैं आपको जस्ट कपल ऑफ नंबर्स बिकॉज आई थिंक बातचीत भी काफ़ी लंबी हो गई है, इज़ दैट के म्यूचुअल फंड्स में फॉर एग्जांपल आप देखें, म्यूचुअल फंड्स आज मैनेज करते हैं तकरीबन 2 खरब रुपए। हमारे पास जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है इंडिया 2 खरब रुपए हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, उसमें से तकरीबन 8% है जो एक्विटी प्रोडक्ट्स में लगा हुआ है, यानी एक्विटी टाइप फंड्स के अंदर जिनके अंदर एक्विटी एक्सपोजर होता है। आप 2017 में जाके देखें, 2017 में जो मैनेज करते थे हम म्यूचुअल फंड्स हमारी इंडस्ट्री, उसके अंदर अराउंड 52% एलोकेशन होती थी टू एक्विटी। और फंड साइज क्या थे सारे मिला के? इट्स ऑब्वियसली ग्रोन सिग्निफिकेंटली। जो आज 2 खरब है वो प्रोबेबली 700-800 बिलियन होता होगा 5-6 साल पहले, राइट। तो इट्स ऑब्वियसली मोर देन डबल्ड अप। लेकिन एक्सपोजर से समझ आती है मगर परसेंटेज वाइज अगर आप देखें कि आप 52% पे थे, मार्केट पीक का, और ये इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टर बिहेवियर। पीक पे एलोकेशन मैक्सिमम करी हुई है और बॉटम पे एलोकेशन मिनिमम करी हुई है। आपको बल्कि उल्टा होना चाहिए कि पीक पे पैसे निकालें और बॉटम पे डालें। ऑब्वियसली इन्वेस्टर हमेशा दुनिया में उल्टा करता है। और ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है वेर यू नीड टू बी इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म बेस्ड ऑन द करंट। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर ये 8% सपोज 50 को तो छोड़ ही देना, ये 8-12 हो गया, 15 हो गया, और आप देखें ये 2 खरब रुपए हैं। 2 खरब का 2 खरब पे 5% अगर मार्केट में आ गए या 10% आ गए। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस के इनके पोर्टफोलियो होते हैं। इनकी नॉर्मली एलोकेशन होती थी 50-60% एक्विटीज़ में। आप कितनी? आज 10%। 10% एग्जिट मार्केट से लोगों ने एग्जिट। तो मैं लिक्विडिटी की जो बात कर रहा हूँ ना, मार्केट से इंस्टीट्यूशनल पैसा निकल चुका है, वैल्यूएशंस रॉक बॉटम पे हैं, फॉरेनर्स भी निकल चुके हैं, और बायबैक्स हमने लास्ट 1 ईयर में देखे हैं, वो सारा फ्लोट मार्केट से उठ रहा है कि जो स्पॉन्सर्स जो खुद बायबैक्स कर रहे हैं। तो इफ़ देयर इज़ अ रिकवरी इन द इकोनॉमी एंड सेंटिमेंट, तो आपके पास कॉम्बिनेशन है कि वैल्यूएशन 0 पे, स्पॉन्सर सारा फ्री फ्लोट उठा के ले चले गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सब आउट हो गए। अब अगर सपोज ये पैसा वापस मार्केट में डालेंगे, प्राइसेस को क्या होगा? फ्लोट है नहीं मार्केट में, तो प्राइसेस कहाँ जाएंगी, राइट? तो दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल शुड टेक दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन फॉर द लॉन्ग टर्म। और मैं बिल्कुल ऐसे एग्री। मैं वैसे अगर आखिर में एक रैप अप इसको करना चाहूँगा कि आपका अपने पर्सनल फाइनेंस आप किस तरह मैनेज कर रहे होंगे आजकल? बिजली के बिल देखें क्या कहते हैं, नहीं आई थिंक देखें, आई कम फ्रॉम द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, तो मेरा अपना एक्सपोजर में म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही होता है। और आप उसी को मैनेज कर रहे हैं? उसी को मैं manage सर्टेन करता सेविंग्स इज गोइंग इनटू फंड्स। बिल्कुल। हाई रिस्क पे भी इन्वेस्टेड है वैसे? किसी कोई आपने एक्सपोजर रखा हुआ है? किस चीज़ में? हाई रिस्क कैसे इन्वेस्ट? जी एक्विटीज़ के अंदर आई एम इन्वेस्टेड। इवन जो हमारा वेंचर कैपिटल फंड था, आई इन्वेस्टेड इन दैट, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। तो मैंने कहा ये पाकिस्तान में, बिकॉज अगेन द थॉट प्रोसेस वाज दैट के आप ऐसी इंडस्ट्री में या ऐसे एक्सपोजर लें जो पाकिस्तान के ऊपर की ग्रोथ के ऊपर अगर आप बेट ले रहे हैं, तो इन द लॉन्ग रन होपफुली यू कांट गो रॉन्ग। तो मैं भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। फॉर मी पर्सनली आई फाइंड इट अ वेरी गुड वे टू इन्वेस्ट, बिकॉज मेरे सामने सारी चीज़ें होती हैं डे टू डे। मुझे पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है, मुझे निकलना है तो मैं आई जस्ट क्लिक अ बटन और आई राइट एन ईमेल और आई मेक अ फ़ोन कॉल, पैसा नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में गिर रहा है। मुझे कोई पेपर वर्क कि जी, अगर फॉर एग्जांपल आई नो रियल एस्टेट इज़ अ बिग एसेट क्लास फॉर लोगों, मगर एंड दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल, रियल एस्टेट में इश्यूज़ कितने हैं इन्वेस्ट और डाइवेस्ट करने में, कि यार प्लॉट लें और रजिस्ट्रेशन और डीड एंड टाइटल एंड दिस दैट, बेचने जाएं ब्रोकर को, ये करें वो करें, कितने झंझट हैं। तो फॉर मी एटलीस्ट पर्सनली, आई नो पीपल विल डू इट एंड दे विल मेक मनी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में हमेशा लोगों ने एटलीस्ट अंटिल रिसेंटली लोगों ने पैसे तो बनाए रियल एस्टेट से, मगर आई फाइंड के म्यूचुअल फंड्स इज सच ईजी कि आपके सामने स्क्रीन पे हर चीज़ है एंड यू वांट योर मनी बैक, क्लिक, आ गया पैसा, कोई मसला नहीं है।
ज़बरदस्त सर, इट वाज सच ए वंडरफुल डिस्कशन। मेरी अपनी इतनी ज़्यादा लर्निंग हुई है, होप जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनकी भी लर्निंग होगी। एक मेरे जहन में एक दोस्त की वो आ गई थी। मेरा एक दोस्त था ना, तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि यार तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उसे कहा यार मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो मैंने कहा यार कहाँ पे कर रहे हो? मैं म्यूचुअल फंड्स में कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार म्यूचुअल फंड में कहाँ पे कर रहे हो? ये मैं तब की बात कर रहा था जब कोविड आ चुका था, और कोविड के बाद ना एकदम इंटरेस्ट रेट नीचे थे। मैंने ना कुछ फ़ंड इन्वेस्ट किए हुए लो रिस्क फंड्स के अंदर, वो बस ठीक है 6-7-8% मिल रहे हैं, तो मैं खुश हूँ। एंड आई वाज सो सरप्राइज़ कि यार इस बंदे को लो रिस्क में यही नहीं पता कि एक और फंड है जो कि पिछले 3 महीने में 40% का रिटर्न दे चुका है। और वो सिंपल सी जो एजुकेशन थी कि आपने लोअर से मीडियम या मीडियम से हाई या हाई से जैसा भी आपने पूरी की हुई थी, हाउ मच इम्पैक्टफुल इट इज़ बेस्ड ऑन द टोटल इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग। सो उसी को फोकस करके वी आर बेसिकली ऑल्सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स अराउंड दिस एज वेल। आपका एक डिसीजन एक अच्छे टाइम पे एक अच्छे एसेट के अंदर अगर आप कर लेते हैं, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के ऊपर, आपकी पर्सनल फाइनेंशियल्स के ऊपर, आपकी पर्सनल सेविंग्स के ऊपर, आपने जितना भी आप पे जितना एक बर्डन आया हुआ है आपके बिल्स वगैरह के ऊपर, काफ़ी पॉजिटिव आ सकता है। थैंक यू मुस्तफ़ा भाई अगेन फॉर कमिंग, और मेरे ख्याल में वी विल मीट अगेन, क्योंकि इसके ऊपर भी लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, एंड वी कैन एड्रेस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। माय प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।